वेलकम प्रोटीन्स क्लास 6 का ये चैप्टर 11 है, नेचर्स ट्रेजर बोल करके। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत कुछ सीखने वाले इस चैप्टर में, बहुत मज़ेदार है। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक लाइन देखेंगे। हमारे पास बेहतरीन सा ये नोट और पीपीटी है आपके लिए, जो आपको लास्ट में मिल जाएगा एज अ रिविज़न। लेकिन वही जैसा कि हम इस चैनल पे करते आए हैं, पहले हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखेंगे, फिर उसके बाद आपको हम कराएंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद हम लास्ट में एक क्विक रिवीजन विद पीपीटी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये चैप्टर आपको कंप्लीट जो है एक पैकेज है। ये चैप्टर देखने के बाद आपको शायद और कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना हाइलाइटर लेके बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगा वो भी मैं आपको अंडरलाइन करा दूंगा, ठीक है। बुक लेके बैठिए और पानी वानी पी के बैठिए भाई, ठीक है। थोड़ा जो भी चैप्टर थोड़ा लंबा 1-1.5 घंटे का होने वाला है, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि पानी वानी पी लो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और पहले ही कर दो शेयर दोस्तों को, और मिल करके साथ में बैठ के देखो। बिना किसी डिले के हम लोग करते हैं स्टार्ट अपना एनसीईआरटी बुक, ठीक है। ये रिवीजन हम बाद में करेंगे। हमारे पास ये बुक आ चुका है, देखिए। ट्रेजर के माने क्या होते हैं? ट्रेजर मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़, मूल्यवान वस्तु जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, या अनमोल कहते हैं जिसको हम लोग हिंदी में, वो चीज़ है। तो नेचर भी हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें देती हैं जिसकी वैल्यू ऐसा है कि हम उसको अदा नहीं कर सकते, है ना। तो हमें उन्हीं चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। लिखा हुआ है कि स्कूल वेकेशंस आर ऑलवेज फन फॉर भूमि एंड सूर्या। ये दोनों भाई बहन के लिए स्कूल वेकेशन हमेशा फ़न होता है, और जाहिर सी बात है सबके लिए होता है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। कह रहा है कि दिस वेकेशन दे विजिट देयर अज्जी, अपनी दादी के घर जा रही है। अज्जी लिव्स इन अ विलेज ऑन द एज ऑफ फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट के जंगल के साइड में रहती हैं। द एयर इन द विलेज इज़ फ्रेश एंड कूलर देन द सिटी। अब ये लोग हैं शहर के, कौन? भूमि और सूर्या। दादी का घर जो है घाट में है, वेस्टर्न घाट में है, जंगल के आसपास है। वहाँ पे जो हवा है वो काफ़ी फ्रेश है और काफ़ी ठंडा है। दे कैन सी ब्यूटीफुल हिल्स, स्ट्रीम्स एंड मेनी इंटरेस्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स अराउंड देम। आसपास में बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, कहानी देख लो अभी। वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या आस्क अज्जी टू टेल द मोर अबाउट दी प्लेस। अब वो दादी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें थोड़ा और जो है अपनी जगह के बारे में बताइए। अज्जी कहती हैं, चिल्ड्रेन डू यू नो दैट दिस प्लेस हैज़ सेवरल ट्रेजर्स ऑफ नेचर दैट इनरिच आवर लिव्स। कह रहा है क्या कि आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, संपदाएं हैं, मूल्यवान वस्तुएं हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए मदद करती हैं। द प्योर एयर इज़ रिफ्रेशिंग एंड द सॉइल इज़ सो फर्टाइल दैट इट सपोर्ट्स अ वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स। कह रहा है यहाँ की जो हवा है ना, वो काफ़ी ताज़ा है, और यहाँ जो मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल है, यानी इसमें काफ़ी अच्छे जो है फसल होते हैं, और बहुत सारे लिविंग बींग्स को, ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए मदद करते हैं। मोर एवर दिस प्लेस गेट्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट विच इज़ यूजफुल इन मेनी वेज। और यहाँ पर सूरज की रोशनी भी अच्छी आती है, जो बहुत किस्म से यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स इंक्लूडिंग वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। यहाँ पे जो बहुत किस्म के जो है पेड़ पौधे हैं, जंगल है, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवरों को, चिड़ियों को खाना और जगह मिलता है, रहने की जगह मिलता है, शेल्टर मिलता है, फूड मिलता है ना। और कह रहा है कि और इंसेक्ट्स को भी, कीड़ों को भी। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच ट्रेजर्स ऑफ नेचर? क्या आप और ट्रेजर्स ऑफ नेचर के बारे में सोच सकते हैं? यहाँ पर जंगल की बात कही गई है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं। ऑफकोर्स हम सोच सकते हैं, जैसे कि हवा है, पानी है। यहाँ पे देखिए, ये दादी बैठी हुई हैं, दोनों बच्चे हैं, है ना, जो दादी के घर पे इंजॉय कर रहे हैं। देखो हिल है पीछे में, एक बेहतरीन खूबसूरत सा विलेज का नज़ारा है। यहाँ पर भूमि कहते हैं कि आज जी वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स। Ajay says, yes, we need these treasures for our survival and for making our lives more comfortable. कह रहे यस, हम लोगों को जो है पानी जो है पीने के लिए चाहिए, सब्जी उगाने के लिए चाहिए। दादी कहती है हाँ, ये जो संपदा है, ये जो ट्रेजर है, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, है कि नहीं है। कह रहा है विदाउट दिस ट्रेजर ऑफ नेचर एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल, वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ नेचर। अब इसके बिना, यानी इस पानी के बिना किसी भी तरह का जीवन जो है इस अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि हम सभी जो है इस नेचर के पार्ट हैं, वी ऑल आर पार्ट ऑफ नेचर। अजय एक्सप्लेन्स दैट इंपॉर्टेंस ऑफ एयर अराउंड अस एंड हाउ इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट एयर। कह रहा है कि अजय बताती हैं, दादी बताती हैं थोड़ा हवा के बारे में। चलिए हम लोग भी क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक कह सकते हैं बाज़ाब्ता स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एयर। बच्चों, एयर आप सबने फील करा है, देखा तो नहीं है बट फील करा है, हमारे आसपास है, हम सांस लेते हैं। वन मॉर्निंग भूमि एंड सूर्या सी अजी परफॉर्मिंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज।
Ajji asked them to join her. She says, I'm taking deep breath in and letting them out. अज्जी दादी जो है ऐसे योगा कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, बच्चों को भी बुलाती है कि आप भी करो, ठीक है, डीप ब्रेथ, है ना, अंदर सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, है ना। कह रहा है क्या, दिस हेल्प इन गेटिंग मोर फ्रेश एयर इन लंग्स टू स्टे हेल्दी, हमें अंदर ज़्यादा जो है एयर मिलता है, फ्रेश एयर। भूमि एंड सूर्य सीट विद अज्जी एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स, लेट अस आल्सो परफॉर्म ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब हम लोग को भी क्या करना है, इस एक्सरसाइज को करना है जो दादी उन बच्चों को करवा रही हैं। इस एक्टिविटी में आपको कहा गया है क्या, आपको करना क्या है, आराम से पहले बैठ जाना, आपका पोस्चर सही होना चाहिए, बिल्कुल आप फ्री हो, कहने का मतलब है कि स्ट्रेस ना हो बॉडी के किसी पार्ट पर, ऐसे बैठ जाना है आराम से। उसके बाद आपको डीप ब्रेथ इन करना है, ठीक है, और फिर उसको जो है ब्रीथ आउट स्लोली, आराम से छोड़ना है, एकदम आराम से, इजीली। और फिर एक और गहरी सांस लेना है, डीप ब्रेथ अगेन, होल्ड योर ब्रेथ फॉर सच अ लॉन्ग एज यू कैन, है ना, एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। अब आप क्या करना है कि आपको सांस को रोक के रखना है, सांस लेने के बाद रोक के रखना है, और आप कोशिश कीजिए जितना आप रोक के रख सकते हैं, रोकिए, और उसके बाद फिर आपको इजीली छोड़ना है, मतलब स्लोली छोड़ना, आराम आराम करके, मतलब एक ही बार में नहीं छोड़ देना, धप्पा नहीं बोल देना, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, कितनी देर आप रोक सकते हो, एक आध मिनट तो रोक ही लोगे, है कि नहीं है। हाउ डू यू फील व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, कैसा महसूस होता है, घुटन से महसूस होते हैं, सफोकेशन महसूस होता है, अनकंफर्टेबल सा महसूस होता है, यस। चलिए, यहाँ पर यह भी कहा गया कि थोड़ा ध्यान रहे भैया, टपक ना जाना, खर्चा मत हो जाना, जितना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगे तो सांस छोड़ देना भैया, तो एक्सरसाइज के चक्कर में, हमारे एक्टिविटी के चक्कर में जान प्यारी है भैया। कह रहा फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड आवर ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, द एयर विच वी ब्रीथ इन हैज़ ऑक्सीजन। अब कह रहा है कि इससे पता चलता है कि हम लोग जो एयर इन करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए तो थोड़ी देर अगर हम ये सांस न लें तो हमें डिफ़िकल्टी होने लगती है, और वो जो हम अंदर लेते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, ऑक्सीजन हमारे बॉडी को चाहिए, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी बनाते हैं, और उसी एनर्जी से हमारा बॉडी परफॉर्म कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, जिंदा रह रहा होता है, ठीक है बच्चों। कह रहा है क्या, when we hold our breaths for a long time the body does not get enough oxygen to perform its function, और जब ज़्यादा देर तक आप सांस नहीं लेते हो तो आपके बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, एनर्जी नहीं बन रहा होता, तो आपका बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। thus we need oxygen for our survival, similarly most of the living beings also need oxygen for their survival। कह रहा है इसीलिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए अपने ज़िंदा रहने के लिए। यहाँ तक ये समझ में आ रहा है सांस वाले इस एक्सरसाइज से, हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन चाहिए हमें ज़िंदा रहने के लिए, और ऐसे ही जैसे कि बाकी जानदारों को भी चाहिए होता है, ऑफकोर्स ऑलमोस्ट सभी जानवर को चाहिए होता है कि नहीं बच्चों। यहाँ पर कह रहा है वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर अ फ्यू डेज, यस, कुछ दिनों तक हम पानी बिना, खाना बिना जिंदा रह सकते हैं। हाँ, हमारा भी रमज़ान चल रहा है तो पूरे दिन हम नहीं खाते पीते हैं, बट सांस तो लेना पड़ेगा भैया। बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर इवन अ फ्यू मिनट, लेकिन सांस के बिना तो कुछ मिनट जिंदा नहीं रह सकते, खाना पानी के बिना तो कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, जबकि सांस के बिना, हवा के बिना तो हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ पर पता चलता है कि हवा क्या क्या वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंस है इसका, है कि नहीं है। कह रहा है कि द एयर विच सराउंड द अर्थ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, कैन यू नेम सम गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एयर। ऑफ कोर्स हमारे आसपास में जो एयर है, एयर क्या है, बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेज है, मतलब एयर में क्या पाया जाता है, तो गैसेज पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पाया जाता है, वाटर वेपर पाया जाता है, यही सब मिला के क्या बनता है बच्चों, हमारे आसपास का एयर बनता है, ठीक है। एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, अच्छा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हो, क्या, द एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है, ये अंडरलाइन कर सकते हो। कैन यू नेम सम गैसेज, यस हम कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स, ठीक है, और भी कुछ है लेकिन वो कम है, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 या 4 आजकल हो गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, फिर थोड़ा थोड़ा करके बाकी सभी गैसेज 1% में आते हैं, अभी देखेंगे हम लोग आगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि गिव द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द परसेंटेज, अच्छा इसको छोड़ दो, अभी आप नीचे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, परसेंटेज किसे कहते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन टाइप दिया है, परसेंटेज मतलब हर एक 100 में, परसेंटेज मतलब हर एक 100 में। अगर हम कह रहे हैं 2% मतलब 100 में 2, जैसे हम कहेंगे कि आप में से 2% स्टूडेंट जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, इसका मतलब है कि 100 स्टूडेंट में से 2 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। परसेंट का मतलब हर एक 100 में, ठीक है। जैसे आप 1000 का सामान खरीद रहे हैं और कह दिया कि 50% हम छूट करेंगे, मतलब हर एक 100 में 50 रुपये छोड़ रहे हैं, हर एक 100 में से 50, तो 1000 में 10 गो 100, हर एक में 50-50 छोड़ रहे हैं, 500 रुपये छोड़ दे रहे हैं, है कि नहीं है। कुल मिलाकर की बात है, परसेंट का मतलब होता है हर एक 100 में,
आई होप कि आपको ये पता हो पहले से, क्योंकि मैथ्स में आ चुका होगा। यहाँ पर एक डायग्राम से इसको दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें इधर से 10 और इधर से, मतलब इधर भी 10, रो और कॉलम दोनों में 10-10 है ना, बॉक्सेस। तो कुल मिलाकर के 100 बॉक्सेस हैं। 100 में से नाइट्रोजन जो है, ये वाला नाइट्रोजन का एरिया है ना, ये नाइट्रोजन जो है ये 78 बॉक्सेस घेरा हुआ है। यानी अगर ये टोटल एयर है, मतलब इस हमारे एटमॉस्फेयर में अगर इतना एयर है, एटमॉस्फेयर में अगर इतना एयर है, उसमें से इतना, अगर पूरा ये 100% है, तो उसमें से ये 78, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप ब्लू कलर का, ये नाइट्रोजन है। आप समझ रहे हो? पूरा एयर हमारे सराउंडिंग्स का, हमारे एटमॉस्फेयर का इतना है, उसमें से इतना हिस्सा जो ब्लू कलर का है वो क्या है आपका, नाइट्रोजन है 78%। और उसके बाद जो रेड वाला हिस्सा है बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है रेड वाला, ये आपका ऑक्सीजन, ये है 21%। और फिर उसके बाद जो थोड़ा सा बच गया पिंक कलर का, इसमें आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी कुछ अदर गैसेज हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा फ्लो चार्ट को, ठीक है। क्या कंपोजिशन एयर में, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, आप उसमें मिला सकते हो डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर, है ना, जिसमें से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड 1% ऑफ अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, etc। ठीक है, चलिए आई होप कि ये क्लियर रहा होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, पहले भी शायद कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। चलिए, कह रहा है क्या, यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ अ ट्री रसल, जब पत्ते हिलते हैं तो आप क्या देखते हो कि वहाँ पर एयर है, इसीलिए हिल रहा है। द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन सवे, और जब झूमते हैं यानी झूलते हैं कौन, आपके कपड़े जो सुखाने आपने डाले हुए हैं, तो भी पता चलता है कि एयर है इधर। और द पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन टू फ्लटर, फड़फड़ाने लगते हैं पत्ते, अगर आपकी कॉपी के पेज जब हवा चलता, पंखा वंखा चलता है तो। कह रहा है क्या, है ना, फ्लटर वंस फैन इज स्विच्ड ऑन, वही बात। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कह रहा है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। देखो फर्क है एयर और विंड, एयर और विंड, इसको हिंदी में कहते हैं हवा और पवन, हवा और पवन। तो जो मूविंग एयर है, जो बहने वाली हवा है, उसको विंड कहते हैं बच्चों। बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, है ना। अगर रुका हुआ है तो वो ऐसे ही, मतलब एयर एक जनरल टर्म हो गया, लेकिन स्पेशली बहने वाले को हम लोग कहेंगे विंड। अगर विंड में भी अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है कि समटाइम इट्स ब्लो फास्ट, बहुत तेज़ चलता है, जैसे स्टॉर्म। जब विंड बहुत क्या होता है, फास्ट होता है, उसको हम लोग स्टॉर्म कहते हैं। और जब वो बहुत ही जेंटली चलता है, आराम आराम से चलता है, तो उसको हम लोग ब्रीज कहते हैं। ऐसी हवा जो बहुत धीरे धीरे स्लोली चले, उसको हम लोग ब्रीज कहते हैं। और ऐसी हवा जो बहुत तेज़ हो, है ना, उखाड़ फुखाड़ दे, घर पर उड़ा पड़ा ले, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टॉर्म। समझ गए भैया? चलो, यहाँ कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारा मूविंग एयर विंड है। ज़्यादा फास्ट होगा विंड तो उसको स्टॉर्म कहेंगे, अगर स्लो होगा, जेंटल होगा, तो उसको हम लोग ब्रीज कहेंगे। यू मस्ट हैव प्लेड विद अ फिरकी, आपने पेपर का पिन व्हील जो है यूज़ किया होगा। हमने तो किया बचपन में, आपने भी किया होगा। नीचे आपको बनाने के लिए इस एक्टिविटी में सिखाया गया है। ये देखो, आपको क्या कर रहे हैं, पेपर ले रहे हैं। पहले ये वाला है, आप सिंपल सा एक पेपर लिए, पेपर को हर एक तरफ से ऐसे इधर से काटना है, इधर से काटना है, इधर से काटना है, इधर से काटना है, जैसा कि इसमें दिखाया गया ये वाला में, ठीक है। पहले इसमें मार्क लगा दिया गया है, ठीक है, और फिर इसको जैसे काटा गया कैंची से। काटने के बाद इसमें करना क्या आपको, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये कॉर्नर पकड़े, ठीक है, ये कॉर्नर को पकड़ के ऐसे उठा करके लाके यहाँ पे सटाना है, इसको यहाँ सटाना है, ठीक है। फिर यहाँ इसको ला करके यहाँ सटाना है, फिर इसको ला करके भी यहीं सटाना है, और यहाँ इस वाले को कॉर्नर को ला के यहीं सटाना है ना। इस तरीके से आप बीच में छेद करके किसी चीज़ से फिक्स कर देना है। आप पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। हम लोग पत्ते से भी बनाते थे इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस किसी भी पिन का पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, या आप पत्ता वत्ता भी हम लोग हाफ काट के बनाते थे, वो एक अलग किस्म का होता था। जैसे मान लीजिए ये एक पत्ता है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं इसका हाफ पार्ट इधर से ऐसे, हाफ पार्ट इधर से इसको ऐसे हटा देते थे, इधर से इसका हाफ पार्ट ऐसे हटा देते थे, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाले पार्ट में कुछ लगा देते थे पिन टाइप का, और वो भी घूमता था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप ऐसा बना सकते हो। फिर उसके बाद बीच में फिक्स करके यहाँ किसी भी संठे वंठे कुछों में आप फिक्स कर दो। इस बीच में भी आप कुछ भी लगा सकते हो, एकदम से बढ़िया सा कोई बहुत बढ़िया सा चीज़ नहीं चाहिए। आप कोई भी कांटी जनरली यूज़ कर लो, कोई भी करची यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, आपका ये फिरकी तैयार है। अब इसमें आप फूंक मारो, लेके दौड़ो, तो यह क्या हो जाएगा, ये घूमेगा। और हम बच्चों को ऐसा करते हुए देखते हैं, शायद आपने भी किया हो। अगर आप गांव में रहें तो ज़रूर किए होंगे। बाकी शहर बाजार का नाम बता भैया। देखो कह रहा है कि नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड एंड रन, यू कैन ऑल्सो ब्लो एयर ऑन इट। आप चाहे तो दौड़िए, आप चाहे तो इसमें फूंक मारिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होता है, वो घूमता है। यस। डज द फिरकी रोटेट, यस ऑफ कोर्स। व्हेन यू मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ
द फिरकी रोटेट्स, जब इसको आगे पीछे करते हैं, बैक फोर्थ आगे पीछे करते हैं तो वो रोटेट होता है। व्हेन यू मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ द फिरकी रोटेट्स। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, आखिर कौन सी चीज़ है जो उस फिरकी को घुमा रहा है भैया, कौन सी चीज़ है बताओ भाई लोग और उसकी बहन लोग, कौन सी चीज़ है जो फिरकी को घुमा रहा है? ऑफकोर्स वो एयर है, और हम जब उसको मूव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं विंड है, ठीक है। चलिए, इट इज़ द विंड दैट मेक्स अ फिरकी रोटेट, द वर्किंग ऑफ विंड मिल इज सिमिलर टू दैट ऑन फिरकी। अब कह रहा है क्या, ये जो विंड मिल आप देख रहे हो, ये वाला फोटो, ये वाला फोटो, ये वाला सब, ये सब विंड मिल कहलाता है। इसमें भी क्या होता है कि फिरकी ही जैसे सिमिलर चीज़ होती है। ये बड़ा सा फैन देख रहे हो, ये फिरकी जैसे काम करता है। जैसे आपका फिरकी फूंक मारने पे घुमा, हवा चलने पे घुमा, पंखा चलने पे घुमा, वैसे ही हवा जब चलती है बहुत तेज़ तो ये बड़ा, ये बहुत बड़ा पंखा होता है। ये पंखा भी घूमता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, पानी निकाला जा सकता है। मतलब ऑफकोर्स इसमें फिर क्या होगा, इसमें कोई लगा होगा, फीता उता लगा होगा, है कि नहीं। जैसे कि मिल वगैरह गए हैं कभी आप, आटा पिसवाने के लिए, आटा पिसवाने कह रहा हूँ, गेहूँ पिसवाने के लिए, या फिर धान वगैरह कुछ है ना, चावल बनाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, मोटर जो लगा रहता है, मोटर से फीता लगा हुआ रहता है, बस कुछ उसी तरीके से काम करता है। जब से ये रोटेट करेगा तो इसमें से जो है फीता लगा के रखा रहेगा, चाहे वो अंदर से हो या बाहर से हो, और फिर वो फीता के मदद से आप चाहे तो मोटर चला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसमें से मील भी चला सकते हैं, जैसे कि पीसने उसने कूटने उटने के लिए काम आएगा। उसके अलावा पानी निकालने के लिए, यानी कुआं वहाँ से पानी निकाल के घुमा करके, क्योंकि हाथ से बहुत फोर्स लगता है। और ये तब की बात है, मान लो क्या कि कुआं बहुत गहरा है, तब हाथ से आप निकालेंगे एक एक बाल्टी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम पे इस तरह के जो है विंड मिल का यूज़ किया जा सकता है। वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, विंड मिल कैन बी यूज्ड, यहाँ देखिए, विंड मिल कैन बी यूज्ड टू रन है ना फ्लावर मिल्स, टू पुल अप वाटर फ्रॉम अ वेल और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इन सब चीज़ों के लिए विंड मिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका आप अंडरलाइन कर लेंगे। अब कह रहा है इन इंडिया देर आर मेनी विंड मिल्स फार्म्स। अ विंड मिल फार्म इज एन एरिया दैट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स विच यूज द एनर्जी ऑफ द विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल फार्म किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया है। एक बड़े से एरिया में अगर बहुत सारा क्या हो, विंड मिल हो, है ना, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट किया जाता हो स्पेशली, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, विंड मिल फार्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। जैसे यहीं पे फोटो में देखिए बहुत सारा है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली विंड मिल फार्म का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हो गया ना तो उससे फिर बाकी चीज़ें जनरेट की जा सकती हैं, बाकी चीज़ें, बाकी काम उससे किया जा सकता है। आगे देखो, यहाँ पर 2-3 नाम दिया है। मुपांडल है ना विंड फार्म इन तमिलनाडु, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान एंड ब्रह्मवेल विंड फार्म इन महाराष्ट्र आर सम ऑफ द लीडिंग विंड मिल फार्म्स इन आवर कंट्री। फाइंड आउट मोर विंड अदर फार्म्स इन आवर कंट्री। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 2-3 नाम दिया है। देखिए, एक तो नाम दिया है आपको क्या मुप्पंडल फार्म जो है तमिलनाडु में है, जैसलमेर में जो कि राजस्थान में है, उसका नाम जैसलमेर विंड पार्क राजस्थान में है, और ब्रह्मवेल विंड जो है फार्म जो है महाराष्ट्र में है। इसके अलावा 3-4 और है, मेरे ख्याल से फेमस 6 हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला यूनियन हमारे इंडिया के अंदर। आप चाहे तो एक मरतबा जिमनी, चैट जीपीटी, गूगल किधर से भी आप एक बार सर्च करोगे तो आ जाएगा। ऑलमोस्ट आई थिंक कि ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि नंबर सैकड़ों हैं, ऐसा नहीं है, 6-7 ही हैं हमारे देश में फेमस विंड मिल जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं। क्योंकि हमारे देश में ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए ना बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो कोयले का यूज़ किया जाता है, फिर उसका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह का। तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया के अंदर। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वी हैव लर्न दैट एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वट वाटर टू इज एसेंशियल एंड प्रीसियस फॉर अस। हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक, स्पेशली व्हेन यू आर थर्स्टी। लेट्स फाइंड आउट। क्या कह रहा है भैया कि देखो, अभी तक तो हमने ये कहा कि एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने एयर के बारे में पढ़ा कि एयर के बिना तो ज़िंदा रहना मुश्किल है, सांस नहीं लेंगे मर जाएंगे, और भी यूजेस देखा कि एयर से कपड़े उपड़े सुखा लेते हैं, एयर से विंड मिल चला लेते हैं। लेकिन एक चीज़ है वाटर, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर के बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते बच्चों। और जब आप फील करते हो थर्स्टी, तब तो आपको और ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। आप कैसा फील करते हो बताओ, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हो कि चाहिए चाहिए टाइप का। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर वाटर कह रहा है कि भूमि एंड सूर्य हेल्प अज्जी इन फीलिंग द ट्रफ ऑफ वाटर फॉर द काउज, है ना। और दे आल्सो हेल्प हर इन वाटरिंग प्लांट्स सच एज वेजिटेबल्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन द गार्डन। अब क्या कह रहा है कि वो जानवरों को भी पानी पिलाने के लिए पानी डालते हैं, उसके अलावा वो मेडिसिनल प्लांट वगैरह, कुछ प्लांट वगैरह है उसके गार्डन में, उस गार्डन में भी क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं। ठीक है बच्चों,
और ये मेडिसिनल प्लांट का नाम इसलिए दिया, हर्ब्स इसलिए दिया है ताकि आप भी अपने घरों पे क्या करो, तुलसी उलसी लगाओ, कुछ ऐसे प्लांट्स लगाओ जो मेडिसिनल हो, ताकि कभी एसेंशियल हो तो यूज़ कर सकें, ठीक है। अज्जी टीचेस दैट देम हाउ टू वाटर द प्लांट सो दैट एवरी ड्रॉप्स इज यूज्ड एंड नन ऑफ इट गोज वेस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो पानी वाटरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह पे आपने पानी डाल दिया जहाँ पर वाटर की ज़रूरत ही नहीं थी, नहीं। इस तरीके से जो खास करके वेसल यूज़ किया जाता है स्पेशली वाटरिंग करने के लिए, इससे क्या होता है कि पानी का एक सही यूज़ हो पाता है और सही तरह से पानी जो है हर एक प्लांट को मिल पाता है ना, छोटे छोटे पौधों को, हर्ब्स को मिल पाता है। तो कह रहा है ये भी दादी जो है सिखाती है बच्चों को, देखो ऐसे पानी डालना है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूज़ ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ, राइट डाउन योर रिस्पॉन्स इन द ब्लैंक बबल। अब जाहिर सी बात है कि आपको भी पता होगा कि पानी के क्या क्या यूजेस हैं। भैया हम दिन भर में ना जाने कितने ही यूज़ करते हैं, वॉशरूम से लेकर, नहाने से लेकर, कपड़े धोने से लेकर, पीने से लेकर के, हाथ पैर धोने से लेकर के, क्लीनिंग से लेकर के, बहुत सारे यूजेस करते हैं वाटर का। ये लिखा है यहाँ पर, ये कह रही है वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, अब ये कह देगा कि वी नीड वाटर फॉर बाथिंग। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। वी नीड वाटर फॉर मेनी डेली एक्टिविटीज सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग। अब यहाँ पर यूजेस ऑफ वाटर दिया है तो आप क्या कर सकते हो, इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि हम लोग कुकिंग के लिए, खाना पकाने के लिए, बाथिंग यानी नहाने के लिए, वॉशिंग मतलब धोने के लिए, एंड क्लीनिंग सफाई के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना, और क्रॉप्स के लिए, खेती वेती के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पर्पस और बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री में भी क्या करते हैं, हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और ये भी बहुत बड़े नंबर में, बहुत ज़्यादा यूज़ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है वाटर का। क्रॉप्स में भी आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा पानी लगता है कि नहीं है, एग्रीकल्चर में बड़े बड़े मोटर्स में घंटों घंटों, दो दो घंटा, पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात जो है पानी चलाया जाता है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, कहाँ से मिलता है पानी, कहाँ से मिलता है। कह रहा मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। आप कह सकते हैं हमें नदी से मिलता है, तालाब से मिलता है, झील से मिलता है, झरने से मिलता है, बारिश से मिलता है। तो आप एक लिस्ट बनाओ कहाँ कहाँ से मिलता है। वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2/3 मतलब 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा। अगर ये हमारा पूरा अर्थ है टोटल, इसको कर लो 3 हिस्सा, ठीक है। 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा क्या है भाई, वाटर ही है, और एक ही हिस्सा क्या है, लैंड है, हमारे पास सूखा है, जहाँ पर हम रहते हैं, पहाड़ है, जंगल है, सब कुछ है। और 2 हिस्से में सिर्फ पानी है। क्यों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो ओशियंस है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ फाउंड इन ओशियन, ठीक है। ये भी आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। और कह रहा मोस्ट ऑफ द वाटर्स जो है वो कहाँ है, ओशियन में है और सीज में है ना, समुद्र में, महासागर में है। हाउएवर दिस वाटर इज सालिन एंड साल्टी। अब ये नमकीन पानी है भैया, ये जो समुद्र में है, महासागर में, ये पानी कैसा है, नमकीन है। इसको हम लाके डायरेक्ट बाल्टियाँ भर के लाके घर में पीने के लिए, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दिस सालिन वाटर इज नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। अब ये डोमेस्टिक यूजेस मतलब जो घर में इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर तो आपको पता है, खेती और इंडस्ट्री के लिए भी ये पानी फिट नहीं होता, इसका इस्तेमाल हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़ वी नीड फ्रेश वाटर। और इन सब चीज़ के लिए, यानी डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए। वही फ्रेश वाटर जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में ट्यूबवेल से निकाल के, कुएं से निकाल करके इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स और स्नो, रिवर्स और लेक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द अंडरग्राउंड। कह रहा है कि आप यहाँ पर बता ही दिया कि पानी के सोर्सेज क्या क्या हैं। देखिए आइस शीट्स, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे ठंडे इलाके हैं जो पोल एरिया है ना, पोलर एरिया है, पोलर रीजन्स हैं, उसमें क्या है, बहुत सारे आइस हैं, बर्फ़ जमे हुए हैं पहाड़ों पर, जहाँ पर फ्रेश वाटर क्या है, बर्फ़ के रूप में है। ऐसे स्नो है। उसके अलावा रिवर्स में भी पानी है हमारे आसपास, ठीक है। लेक्स में है, झील विल है हमारे पास, ठीक है। कुछ सरफेस पे पानी होता है जैसे कि, और कुछ अंडरग्राउंड होता है। कुछ सरफेस पे मतलब ज़मीन के ऊपर हम देख पाते हैं, और कुछ ज़मीन के नीचे से, जैसे कि हम लोग कुआं से, ट्यूबवेल से निकालते हैं। तो वैसे तो पानी है, फ्रेश वाटर हमारे पास, चलो पीने के लिए इनफ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा, फ्रेश वाटर जो है, टोटल वाटर का 1% से भी कम वाटर जो है हम यूज़ कर सकते हैं। टोटल वाटर का मतलब हमने फिर मान लेना है कि पूरी दुनिया में जितने भी पानी है वो 100 है, मान लीजिए 100 पानी है। 100 पानी में सिर्फ एक ही पानी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और 99 पानी या तो आइस के फॉर्म में है या तो ओशियन वगैरह में है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात यह है कि वाटर जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ हमें ये भी पता चला कि मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो सी में है, सालिन वाटर है, साल्टी वाटर है, फ्रेश वाटर बहुत कम है। इसीलिए हम लोग को इसको बहुत ही क्या करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए। कह रहा है एंड स्नो और अंडरग्राउंड वाटर इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस। अब ये अंडरग्राउंड वाटर वगैरह, स्नो वगैरह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है, कर सकते हैं बट डिफिकल्ट है। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन द पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स इजीली एक्सेसिबल। जो हम लोगों को आसानी से मिल जाए, ऐसा बहुत स्मॉल
अमाउंट में है, कम मात्रा में ऐसी पानी है, मैंने जैसा अभी कहा 1% से भी कम। और कह रहा है क्या कि वाटर इज़ प्रीशियस, दैट इज़ वाई अजीज गाइड देम टू यूज़ इट विथ केयर। अब वाटर बहुत प्रीशियस चीज़ है भैया, है ना, ये जो ट्रेजर है वाटर, ये नेचर ने हमें जो दिया है, ये बहुत बहुत अनमोल चीज़ है, इसको हम लोग को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पर आगे कह रहा है कि डू यू फील दैट द वाटर इज़ बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली, है ना, इन आवर डेली एक्टिविटीज़। क्या सही से यूज़ हो पा रहा है? नहीं भैया, हम लोग तो बहुत गड़बड़ सड़बड़ यूज़ करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व वाटर बीइंग वेस्टेड इन आवर डेली एक्टिविटीज़? क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व करा है कि हम बहुत सारा वाटर वेस्ट करते हैं? ऑफ कोर्स आपने किया होगा, मैं तो करता हूँ कि हाँ भाई वेस्ट करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटीज़ वेयर वाटर इज़ वेस्टेड एंड हाउ दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस। अब एक एक्टिविटी करते हैं जहाँ हमें पता चले कि कैसे वाटर वेस्ट हो रहा है और कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हैंड वॉशिंग की बात कर रहा है, अब हैंड वॉशिंग करने के लिए आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वाटर को यूज़ कर रहे हो, एकदम बेवजह आप हैंड वॉश कर चुके हो, फिर भी ऐसे बस टोटी चला दिया ऐसे धो रहे हो भैया, तो इस तरीके से आप वेस्ट करते हैं। आप सेव कैसे कर सकते हो कि जितना ज़रूरत हो उतना ही आप धोएं। उसके अलावा वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोते टाइम में क्या हो रहा है, आप डायरेक्ट मोटर का पाइप लगा दिए और कपड़े धो रहे हैं, पानी बर्बाद हो रहा है। अगर आप उसी जगह पे बाल्टी का टब का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आप एक ही बाल्टी पानी में 3-4 बार 3-4 अलग अलग कपड़े को भी क्या कर सकते हो, आप साफ़ कर सकते हो। फिर दूसरा बाल्टी पानी लो, फिर दोबारा से करो। इस तरीके से आप 3-4 बाल्टी पानी में अच्छा खासा कपड़ा साफ़ कर लोगे। लेकिन डायरेक्ट मोटर से करोगे तो न जाने आप कितने बाल्टी पानी बहा दोगे और आपका कपड़ा फिर भी, है ना, या हो भी जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, कह रहा वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोते हुए हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं। उसके अलावा शावर लेते वक्त हम झरना चला दिए, बस ऐसे ही, है ना, झरना चल रहा है, साबुन लगा रहे साइड में खड़े होकर, झरना हमने बंद ही नहीं करा तो वेस्ट हो रहा है। आप क्या कर सकते हो, उसको ऑफ रख सकते हो जब तक कि आप शावर को क्लोज कर सकते हो, जब तक कि आप यूज़ नहीं कर रहे हो। उसके अलावा कुकिंग में भी हो सकता है कि हम वेस्ट करते हो, है ना, कुकिंग करते टाइम में हम वाटर बहुत सारा वेस्ट करते हैं, जहाँ पर वाटर की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे डाल दिए, फिर पानी निकाल के फेंक रहे हैं, है ना। चावल बनाना है, 1 हंडी पानी भर के पहले गर्म कर लिए, फिर लग रहा है नहीं ज़्यादा हो गया, फिर निकाल के फेंक रहे हैं, तो उस चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। गार्डनिंग करने के लिए भी और ब्रशिंग टीथ करते टाइम में भी आप देखिए, जैसे कोई ब्रशिंग कर रहे होते हैं और ऐसे ही टोटी चला देते हैं, ब्रश कर रहे हैं, भैया क्यों, बंद करो उसको ना, बंद करो और फिर उसको क्या करो, आप ब्रश करो, जब आपका लगे कि हाँ अब हमको वॉश करना है फिर आप चलाओ ना। बहुत लोग करते हैं इस तरह के मिस्टेक्स, मैं तो नहीं करता हूँ और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ऐसा बिल्कुल ना करें। कह रहा व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन यू गैदर्ड इन द टेबल। क्या कंक्लूजन मिला कि हम वेस्ट करते हैं और हमें नहीं करना चाहिए। व्हाट कैन यू एंड योर फैमिली डू टू रिड्यूस दिस वेस्टेज ऑफ वाटर। हम लोगों को इन चीज़ों का, इन पॉइंट्स का जो हमने अभी डिस्कस करा, हमें ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी धो रहे हैं तो डायरेक्ट हम ना धो करके मग का यूज़ करें, डायरेक्ट हम क्या करते हैं मग यूज़ नहीं करके पाइप से धो रहे होते हैं, बहुत सारा पानी वेस्ट कर रहे होते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से कह रहा है आगे, देयर आर मेनी वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल टर्निंग ऑफ टैप्स। यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल भी दे दिया है जो मैंने कहा है, टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट यूज्ड इन फिक्सिंग वाटर लीकेज। पानी, आपके घर पे टैप का सिस्टम है, पाइप से कहीं पानी लीक हो रहा है, अब थोड़ा बहुत ही लीक हो रहा है, बूंद बूंद करके ही लीक हो रहा है, लेकिन आप रात भर में अगर वहाँ नीचे बाल्टी लगा के रखो तो 2 बाल्टी भर जाएगा भाई। तो कहने का मतलब है कि वो एक एक बूंद करके वो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जा रहा है। तो आप क्या करो, कहीं पर भी लीकेज वगैरह है घर पे तो उसको ज़रूर क्या करवाओ, पापा को बोल करके फिक्स कराओ, ठीक है। मम्मी को ही बोल दो यार, हम जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे क्या आप। क्या रिसाइकलिंग वाटर एंड वाटर हार्वेस्टिंग आल्सो हेल्प इन सेविंग वाटर। हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं वाटर को, है ना, रीयूज़ कर सकते हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है जिससे हम पानी को बचा सकते हैं, है ना, यहाँ आगे दिया भी होगा। आवर कंट्री इज़ ब्लेस्ड विथ न्यूमेरस रिवर्स। अब हमारे कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्या भैया रिवर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रीम्स हैं, नदियाँ हैं, झील हैं। बट एवर नोटिस्ड प्लास्टिक बैग्स एंड रैप्ड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यस, पानी तो बहुत है, लेकिन इन नदियों में गंगा मैया, कुछ लोग पूजा करते हैं, पानी को इतना पवित्र मानते हैं, लेकिन आप जाओ तो क्या मिलता है हमें, गंगा गंदा मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने वेस्टेज को क्या करते हैं, नदियों में मिला देते हैं। जिस वेस्टेज का हम लोग को कोई ना कहीं मैनेज करना था, उस वेस्ट को हम बिना किसी परवाह किए हुए, एनिमल जो रहते हैं पानी में, जो एक्वेटिक हैबिटेट के एनिमल्स है, उसकी परवाह किए बिना और उस पानी के वैल्यू को जाने बिना हम क्या करते हैं, ईजिली पूरे सिटी का, पूरे शहर का सारा ड्रेन्स आकर के मिल जा रहा है पानी में, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग खुद अपने एक्टिविटी से पानी को दिन ब दिन गंदा करते चले जा रहे हैं। वी पॉल्यूट फ्रेश वाटर, वो फ्रेश वाटर जो क्या है बहुत कम रेशियो में है, उसको हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं। बाय थ्रोइंग ट्रैश वेस्ट मटेरियल्स इन देम, वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज पुल आउट, है ना।
पोल्यूट आवर वाटर सरफेस व्हेन इट इज़ डम्प्ड इनटू देम, जब हम लोग डायरेक्ट उसमें डंप करते हैं, मिलाते हैं, तो भैया ये पोल्यूशन बढ़ता है। आइडेंटिफाई अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट लीड टू वाटर पोल्यूशन, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स इन द क्लास व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर द कंजम्पशन बाय लिविंग बींग्स। अब कह रहा है कि हम लोग अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम पानी के इस पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों हम लोग अपने घर के वेस्ट को एटलीस्ट क्या करें, सही तरीके से मैनेज करें, ना कि जाके पानी में फेंक दें, ना ही ड्रेन्स में सब कुछ बहा दें, ठीक है, क्योंकि ड्रेन्स आखिरकार जा करके मिल ही जाता है कहीं ना कहीं किसी नदी में, है कि नहीं बच्चों। उसके अलावा कह रहा है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं तो एक शेयर कीजिए, इसके बारे में डिस्कस करिए। और कह रहा है कि पोल्यूटेड वाटर जो होता है वो फिट नहीं होता है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए कंज्यूम करने के लिए, यानी हम इंसान के लिए तो छोड़ो, किसी भी लिविंग के लिए, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल जो रहते हैं पानी में, सपोज करिए मछलियाँ हैं या ऐसे बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, उन सब के लिए क्या होता है, ये पानी अनफिट होता है बच्चों, उसके लाइफ को खतरा होता है इससे। एज फ्रेश वाटर सोर्स आर लिमिटेड देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है फ्रेश वाटर हमारे देश में कम है, कई जगह पर फ्रेश वाटर नहीं है, इसीलिए पानी की शॉर्टेज देखने को मिलते हैं हमारे इंडिया में। आप झारखंड में, मेरे पापा पाकुर जाते थे किसी टाइम पे, तो वो बताते थे कि वहाँ पर नहाने के लिए 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वहीं पे गाय भैंस भी है, उनको भी सफाई की जा रही है, कपड़े भी सफाई कर रहे हैं, लोग भी नहा रहे हैं, वहीं से पानी लेके आके फिर उबाल के सफाई करके पी भी रहे हैं। कहने का मतलब है इंडिया के अंदर बहुत सारे जगह पर ऐसा है अभी भी बच्चों, जहाँ पर क्या शॉर्टेज है, पीने के लिए पानी कम है या नहीं है। कह रहे हैं क्या, एट सम प्लेसेस पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच ड्रिंकिंग वाटर्स, बहुत दूर जा कर के पानी लेके आना पड़ता है। सोचो ये कितना मुश्किल काम होगा। एवरीवन डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सेस टू वाटर, सबके पास हमारे आपके जैसा पानी नहीं है। वो अलग बात है कि हम लोग, मैं पर्सनली सीमांचल एरिया से हूँ बिहार में, तो यहाँ तो बाढ़ पीड़ित एरिया है ना, 2008 की बाढ़ हमारे इधर आया था, तो ये बाढ़ पीड़ित एरिया है, यहाँ तो पानी की कमी नहीं है। बट एक चीज़ आप याद रखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं दुनिया में, इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर पानी की कमी है और लोग शॉर्टेज ऑफ वाटर से जो है प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। देखिए कि एवरीवन डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सेस टू वाटर, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व वाटर एंड यूज इट, है ना, जुडिशियली, और हम लोग को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वी मस्ट आल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग पोल्यूटेड सो दैट वाटर रिमेन्स फिट फॉर कंजम्पशन बाय ऑल लिविंग बींग्स। हम लोग अगर पोल्यूशन से नहीं बचाएंगे, केयर नहीं करेंगे, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स के हम लोग क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, उनकी ज़िंदगी को खतरा पहुंचाएंगे। ठीक है बच्चों। इन व्हाट वेज कैन यू कंजर्व वाटर, आप कैसे पानी को बचा सकते हैं, एक क्वेश्चन है। ठीक है, पानी को हम एक तो साफ रखेंगे, लेकिन पानी जो हम बचाने की बात कर रहे हैं, ये पानी का आप बचा कैसे सकते हैं, है ना, इसके लिए भी कुछ मेथड यहाँ पर दिया है। सबसे पहले दिया है वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, वन ऑफ द मेथड वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो है क्लास बिहार में, बिहार बोर्ड के क्लास 8th के इंग्लिश बुक में भी क्या है, एक वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के क्या है, एक चैप्टर है। अब वाटर के बारे में इतनी बातें हो रही है तो मुझे भी प्यास लग रही है, तो 1 मिनट में पानी पी लो। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो कह रहा है वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड of conserving water in many buildings. Rain water is collected and stored in large quantities for later uses. बहुत सारे बिल्डिंग में जो है इस तरह का बनाया रहता है। यहाँ पर कह रहा है दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, यहाँ पर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन देख सकते हैं क्या, In many buildings, rainwater is collected and stored in large quantities for later use. This is called rainwater harvesting. बहुत सारे घरों में, स्कूल में भी क्या करता है, इस तरीके से देखिए, इधर से जैसे रूफ से जो भी पानी आ रहे होंगे, इधर पाइप है, इस पाइप से इस पाइप में, पीछे वाले रूफ से इस वाले पाइप में आके ऐसे कलेक्ट होगा इस टंकी में, फिर यहाँ पर टैप लगा हुआ है, बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इधर से जो पानी आ रहे हैं, इधर वाले पानी को अंडरग्राउंड कर दिया जा रहा है ताकि ये सीपिंग हो जाए और ये लीक होकर नीचे चले जाए, एब्जॉर्ब कर ले वाटर, फिर वहाँ से ताकि अगल बगल के पेड़ पौधों को मिले और ग्राउंड वाटर में क्या है, बढ़ोतरी हो। तो कह रहा है डू यू नो दैट रेन वाटर इज ऑल्सो हार्वेस्टेड मेनी होम्स, रेसिडेंटल सोसाइटीज़ और स्कूल्स। हाँ, स्कूल्स वगैरह में भी होता है, घरों में भी होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, रेसिडेंटल सोसाइटीज़ में भी होता है। अब कह रहा है क्या, इट इज़ एन एज ना ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया, पुरानी बात है, मतलब ये पहले से लोग करते आ रहे हैं ऐसा। ठीक है, आप देखो जैसे कहीं पर बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो पहला वाला जो बारिश है उसमें आप इस वाटर को कलेक्ट नहीं कर सकते, सब अंडरग्राउंड जाने दे सकते हैं। उसके बाद जब दूसरी बारिश हो तो आप फिर उसको कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उससे साफ़ सुथरा जो है हम लोग को पानी मिलेगा। नीचे भी एक चीज़ दिया हुआ है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल स्टेप वेल्स। अब यहाँ पर भी देखिए, ये ऐसा आजकल तो हमारे गांव तरफ भी सरकार ने एक बना दिया छोटा मोटा, कहीं कहीं पे कह रहा है कि कॉमनली नॉन एज, है ना, बावाडी इन राजस्थान एंड वाव इन गुजरात। इसको बावाडी बोलते हैं राजस्थान में, बावड़ी, है ना, और गुजरात में इसको वाव बोलते हैं। ठीक है,
अब ये बनाया जाता है हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, रिस्पॉन्स टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन दिस रीजन। अब यहाँ पर पानी की कमी है, स्कार्सिटी है, इस वजह से ऐसा बनाया जाता है। होता क्या है बेसिकली कि देखो इधर साइड में सीमेंटेड है। अब थोड़ा इसको ये समझो कि शहर बाज़ार में क्या होता है, जो रोड्स हैं वो तो आपको पक्की रोड है, अगल बगल में जो नाले हैं वो भी, ड्रेन्स हैं वो भी पक्की है, और फिर उसके जस्ट बगल में जो घर है वो भी पक्का है, प्लास्टर वगैरह किया हुआ है, मतलब नीचे पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। जो भी आएगा वो पानी, बड़े एरिया का सारा पानी किसी न किसी नाले से होकर के कहीं किसी नदी में पहुंच जाएगा। अगर उधर कहीं ट्यूबवेल उबल है, कुछ है, तो उसको पानी किधर से मिलेगा? नीचे से। कहने का मतलब है कि आपके छत का पानी, आपके घर के आंगन का पानी, सारा पानी जा रहा है नाली में। नाली पक्की है, रोड का पानी नाली में, नाली पक्की है, नाली जाके ले जा रहा है किसी नदी में। तो बड़े एरिया के अंदर पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो नहीं मिल पाएगा ना। तो कुल मिलाकर के बात है, अगर वहाँ ट्यूबवेल वेल है, वेल वगैरह है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही सिस्टम है कि शहर बाज़ार में ऐसा बीच जो बनाया जाता है जहाँ पर नीचे पत्थर वत्थर डाल के पानी को एब्जॉर्ब होने का सिस्टम बनाया रहता है। सारे पानी को अगल बगल से कलेक्ट करके ऐसे पॉन्ड टाइप होता है वहाँ पर जमा कर दिया जाता है, और ये पानी है ना धीरे धीरे क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और नीचे मिट्टी के अंदर चला जाता है, ताकि अगल बगल में है ना अंडरग्राउंड वाटर रहे। अब यहाँ पर कह रहा है कि दे स्टोर नॉट ओनली रेन वाटर बट आल्सो वाटर सीपिंग फ्रॉम नियर बाई है ना लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। अब अगल बगल के नदियों से भी वो लोग ऐसा करते हैं। कह रहा है कि द वॉल्स ऑफ द ट्रेंचेज लॉन्ग डीप होल्स डग इन द ग्राउंड, बहुत नीचे जो है अंदर जो है बहुत नीचे तक छेद किया हुआ रहता है, ठीक है, इसमें, ताकि पानी बहुत नीचे तक जा सके। आर लाइंड विद द ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स दैट अलाउज सीपेज ऑफ वाटर, फाइन ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस इन योर लोकल एरिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि नीचे बहुत ज़्यादा खड्डा कर दिया जाता है और उसमें पत्थर उत्थर डाला रहता है ताकि लीक हो पानी, ठीक है, पानी नीचे तक जा सके। बहुत ज़्यादा नीचे तक खड्डा और फिर नीचे पत्थर उत्थर बीच में लेयर वेयर बना करके, ताकि पानी सीप हो, लीक हो, अंदर जा सके, ठीक है। इस तरीके से हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है बच्चों। अब आपके अगल बगल में कुछ ऐसा है तो हमारे इधर देखिए, हमारे मैंने पहले कि हमारे इधर पानी वानी की कमी है नहीं, तो इस तरह की प्रैक्टिस कम देखने को मिलते हैं, बट हाँ सरकार ने कहीं कहीं पर ऐसा करवाया है, मैंने देखा है। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, डिस्कस विथ योर ना टीचर्स एंड पेरेंट्स टू लर्न मोर अबाउट इट। अब इसके बारे में आप डिस्कस और कर सकते हैं, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। एक और चीज़ कहा गया है कि वर्ल्ड वाटर डे इज है ना ऑब्जर्व्ड इन ऑन 2 मार्च 22 मार्च एवरी ईयर। फाइंड आउट। अच्छा होता क्या कि जैसे साइड से हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें डिस्टर्ब हो रहा होता है बेसिकली। उधर से लाइट अभी हमको नहीं दिख रहा उधर क्या लिखा है, ठीक है, इधर से लाइट है, इधर से लाइट है, तो वो आंखों में पड़ रहा होता है। मेरा आई वैसे भी थोड़ा लाइट सेंसिटिव है, तो कुल मिला के अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमको फिर परफेक्ट दिखेगा, ठीक है, लेकिन हम साइड से देख रहे होते हैं, थोड़ा सा पढ़ने वढ़ने में दिक्कत होती है। अब कह रहा है क्या कि एवरीवेयर जो होता है, हम लोग 22 मार्च को जो है वाटर डे मनाते हैं, वो भी वर्ल्ड वाटर डे। इससे क्या फ़ायदा, इससे ये होता है, देखो अभी आपके क्लास में एक चैप्टर आया वाटर को लेकर के, तो आप वाटर के बारे में जान गए कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस है, ये ट्रेजर है। लेकिन जो लोग क्लास में नहीं हैं, आगे बढ़ चुके हैं, वो इन चीज़ों से उतने अवेयर नहीं होते हैं, या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जब इस तरीके की चीज़ें, जब वर्ल्ड वाटर डे आएगा, तो कुल मिलाकर के बात है कि न्यूज़पेपर में, टेलीविजन्स में इस चीज़ को लेकर के प्रचार प्रसार होता है, अवेयरनेस जगाई जाती है, लोगों को बताया जाता है कि पानी वैल्यूबल चीज़ है ना, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को पता चलता है और इसका वैल्यू जो है लोगों को समझ में आता है। तो कुल मिलाकर के बात है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इन द चैप्टर अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कमेंट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वी हैव लर्न अबाउट वाटर साइकिल, ऑफकोर्स वाटर साइकिल वगैरह हम पढ़े हुए हैं। वेयर द सन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एवेपोरेशन ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है, वाटर साइकिल में जो एवेपोरेट होता है वाटर, उसके लिए सन जो होता है वो जिम्मेदार होता है, यानी सूरज के हीट से ऐसा हो पाता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड योर मदर और ग्रैंड मदर कट रॉ मैंगोज एंड एक्सपोज देम टू द हॉट सन फॉर सेवरल डेज टू ड्राई। क्या आपकी अम्मी कभी आम वगैरह काट के सुखाई है? ऑफकोर्स अचार बनाने के लिए सुखाई होगी, हमने देखा है। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट एनर्जी फ्रॉम द सन। अब बात आ रही है कि चलिए हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, सन के बारे में और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, सन के बारे में और थोड़ा जानते हैं। अभी तक हमने एयर के बारे में देखा, वाटर के बारे में देखा, अब हमारा सन के बारे में है। अनकंफर्टेबल हो रहा थोड़ा, तो मैं इसको निकालता हूँ। कह रहा है कि ऑन अ सनी डे भूमि एंड सूर्य आर हेल्पिंग अजी ड्राई चिलीज इन द सन। एक के धूप के दिन में भूमि और सूर्य अपने दादी को हेल्प कर रही है मिर्ची सुखाने के लिए, जो हरी मिर्च होती है ना। वी यूज़ द हीट फ्रॉम द सन टू ड्राई इट। वी कैन यूज़ ड्राइड चिलीज व्हेन फ्रेश वंस आर नॉट अवेलेबल। जब जो मौसम नहीं रहेगा, ताज़ा मिर्च हमें नहीं मिलेगा, तब हम इस सूखा मिर्च का यूज़ करते हैं, और वहीं से भी हम 12 महीने इसका यूज़ करते हैं। आई विल गिव यू सम टू टेक होम। तुमको कुछ दूंगा, घर भी लेके जाना, शहर लेके जाना अपना, वो दादी बताती हैं बच्चों को। डू यू नो दैट
द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। दादी बताती है, क्या आपको पता है सन ही क्या है हमारे अर्थ में एनर्जी का मेन सोर्स है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन, सभी इस पे डिपेंडेंट है भैया, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं जितने भी प्लांट्स हैं सब किस में डिपेंडेंट है, सब सन पे डिपेंडेंट है। वी यूज़ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन फॉर वेरियस पर्पसेज, हम हीट और लाइट का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे कामों के लिए। व्हाट आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ फॉर विच वी नीड हीट एंड लाइट। आप ही बताओ क्या ऐसे हैं जिसके लिए हम हीट और लाइट का इस्तेमाल करते हैं, अभी आगे आगे देखेंगे। भूमि draws some picture to show the use of heat and light from the sun. Help her by adding more examples. चलिए हम एग्जाम्पल ऐड कर देते हैं। एक तो दिया गया है कि ये जो है प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह कर रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से खाना वाना बनाता है। एक तो है कि ये जैसे वेट क्लॉथ है उसको ड्राई करने के लिए सन का यूज़ हो रहा है। एक आप आ सकते हो सोलर एनर्जी, है ना, सोलर पैनल जो है ना क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। सन का इस्तेमाल हम और किस लिए करते हैं, जैसे कि वाटर इवेपोरेशन यानी वाटर साइकिल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वाटर साइकिल भी एक एग्जांपल ऊपर में दिया था, वाटर साइकिल के लिए इस्तेमाल होता है। विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर, है ना, जो विटामिन डी आता है वो भी हमें मिलता है। तो हम इस तरीके से और 3 हमने ऐड कर दिया, और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, कुछ और भी है, बहुत सारे हैं इसके यूजेस। चलिए आगे देखते हैं बिना किसी डिले के। यहाँ पर क्या कह रहा है कि वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्य पास बाय द फील्ड नियर बाय अजीज हाउस where they see a cow grazing the grass. They talk about the sun being the main source of energy. Read the conversation carefully and answer it. अब वो लोग जा रहे होते हैं कहीं से आसपास के खेत से और देखते हैं कि वहाँ पर एक गाय घास चल रही है। अब वो लोग पहले जो बोले थे कि सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको लेकर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। देखिए क्या बोलती है लड़की कि लुक एट दिस काउ, इट इज़ ग्रेजिंग इन द ग्रास एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट। अरे गाय के देखो घास चल रही है तो एनर्जी इसको कहाँ से मिल रहा है, घास से मिल रहा है? तो तुम लोग कहते हो कि सन जो है एनर्जी का सोर्स है, फिर ये कह रहा है कि नो, आई थिंक दिस काउ इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। हमको लगता है कि इसको मिल रहा है सन से एनर्जी। फिर ये कहता है कि द काउ इज स्टैंडिंग इन द सन बट इट डज नॉट मीन दैट इट गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। अब धूप में खड़ी है इसका मतलब थोड़ी है कि सन से एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी तो घास से मिल रहा है, घास खा रही है ना। तो ये कह रहे कि देखो द काउ इज ईटिंग ग्रास, ग्रास लीव्स नीड सनलाइट टू ग्रो। ठीक है घास खा रही है, लेकिन घास को बढ़ने के लिए सनलाइट चाहिए ना। घास किधर से खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस किधर से करेगा, सनलाइट लेगा तो ना। तो बोले सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन, है ना, इस तरफ से अगर देखेंगे तो सन ही मेन सोर्स है। पागल औरत, दिस वे द काउ गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। इस तरीके से इनडायरेक्टली देखो ना, तुमको खाली धूप दिख रहा, ये जो ग्रास जो खा रही है, ये ग्रास कर रही है, ये ग्रास जो बढ़ा है उसको भी तो सन चाहिए होगा। तो इस ये खा रही है, एनर्जी ले रही है ग्रास से, लेकिन ग्रास एनर्जी ले रहा है सन से। तो कुल मिलाकर के बात है कि इसको भी एनर्जी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सन से मिला ना। हाँ यही बात यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। अब यहाँ पर कह रहा है आपके हिसाब से कौन सही है, वो लड़का सही है। सही बोल रहे हो भाई, जिंदाबाद, आगे बढ़ो। सनलाइट हेल्प्स प्लांट्स प्रिपेयर्ड फूड, द सन आल्सो प्रोवाइड्स ऑल द लिविंग बींग्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सनलाइट क्या करता है, खाना बनाने के लिए जो है हेल्प करता है किसको, पेड़ पौधे को। द सन आल्सो प्रोवाइड्स द ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। क्या हीट भी देता है, क्या देता है भैया, प्रोवाइड्स ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ हीट एंड लाइट। उसके अलावा क्या देता है, मतलब ठीक है फूड तो मिला ही हमें प्लांट्स की मदद से जो कि सनलाइट की हेल्प से आया, उसके अलावा हीट भी मिलता है। हमें जो हीट मिलता है वो बेसिकली कहाँ से मिलता है, सनलाइट से। देखो ना, रात को हमारा अर्थ ठंडा होने लगता है, फिर सुबह अगर ना हो फिर रात ही रहे ठंडा होते होते एक टाइम के बाद हमारे सारा इधर का बर्फ़ बन जाएगा भाई 10 दिन के अंदर अंदर सब। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम लोगों को जो हीट मिलता है वो सनलाइट से मिलता है। ठीक है, उसके अलावा लाइट, ऑफ कोर्स लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइट के बिना नहीं तो समझो अगर अंधेरा रहता है 2 दिन बिजली कट जाए तो क्या हालत होती है, तो सनलाइट ही ना हो तो क्या होगा, सोच के देखो। इट इज़ देयर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर देखा जाए तो यही क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हम सभी लिविंग बींग्स के लिए इस प्लानट पे। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है कि इन मेनी हाउस होल्ड इन इंडिया वाटर इज ऑफर्ड टू सन अर्ली इन द मॉर्निंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द सन। अब कुछ लोग इसकी पूजा भी करते हैं, देवता मानते हैं सूर्य को, तो वो लोग क्या करते हैं, पानी वगैरह से इसकी पूजा करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। इससे भी हम लोग जो है कहते हैं कि वैल्यू पता चलता है कि हमारे अर्थ में इसको किस तरीके, हमारे इंडिया में इसको किस तरीके से देखा जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हैव यू सीन सोलर पैनल्स ऑन द रूफ टॉप्स ऑन द टॉप्स ऑफ स्ट्रीट्स, टॉप ऑफ स्ट्रीट। यस ऑफ कोर्स, आपने कहीं ना कहीं ये सोलर पैनल्स देखे होंगे। आजकल तो गांव-गांव में लग गया है, वैसे शहरों में पहले से ही था। कह रहा है क्या कि ट्रैफिक सिग्नल वगैरह के लिए
ट्रैफिक सिग्नल नहीं, हमारे इधर ऐसे लाइट के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। द सोलर पैनल कैप्चर द सन्स एनर्जी एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो सोलर पैनल होते हैं है ना, वो क्या करते हैं, सन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी कौन सा, सन वाला एनर्जी, यानी उसका हम लोग कह सकते हैं लाइट एनर्जी। कौन सा, लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये लाइट एनर्जी जो इस पे सन से आ रहा है और ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तभी इससे लाइट जल रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के बात ये है कि हमारा जो सोलर पैनल होता है वो सनलाइट को क्या करता है, लेकर के इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। एनर्जी फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर कुकिंग इन अ सोलर कुकर और फॉर हीटिंग वाटर इन सोलर वाटर हीटर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक तो यूज़ हो गया ये वाला, कौन सा, सन का, कि हम लोग उससे सोलर पैनल ऊपर जैसे हमने 3-4 यूज़ लिखा था, एक यूज़ ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसको जो है ना, इसका यूज़ जो है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुकिंग में कर सकते हैं या हीटिंग के लिए कर सकते हैं, पानी वगैरह गर्म कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, सोलर कुकर बोल करके एक डिवाइस होता है, आजकल तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है बिकॉज इसके कुछ बेनिफिट हैं तो कुछ कॉन्स हैं, कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं। हम लोग एक एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, ये कैसे काम करता है, थोड़ा आगे देखेंगे, एक्सरसाइज में शॉर्ट में देख लेंगे। यहाँ देखो, एक सवाल है कि व्हाट विल हैपन इफ द सन इज नॉट विजिबल फॉर फ्यू डेज। क्या होगा, हमारा टेम्परेचर अर्थ का पूरा घट जाएगा। लिखा हुआ है कि वी मे हैव टू डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल लाइटिंग ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। दिन के टाइम में भी अगर सूरज नहीं निकलेगा तो हम लोग को आर्टिफिशियल लाइट, इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस, उसके अलावा कह रहा है और दो ठो आप सोचो, टेम्परेचर पूरा घट जाएगा एंड इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स दैट मेनी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव इन लो टेम्परेचर। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि प्लांट्स जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज दे प्लांट विल नॉट मेक नो मोर making of photosynthesis will be there, so without food plants also could not just survive and they will also die। तो प्लांट्स भी मर जाएंगे, हम इंसान भी ठंडी से ठिठुर के खर्चा हो जाएंगे। भाई सूरज का होना बहुत ज़रूरी है। क्या कि वन कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रोड्यूस फूड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है दोबारा से, जो पहले भी एक बार ये बात कही गई थी, क्या कि द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जब कैसे, एक बार कह रहा है कि प्लांट्स जो एनर्जी लेता है कहाँ से, सन से, और वो खाना बनाता है। पेड़ पौधा क्या कर लिया, खाना बना लिया। एनिमल जो होते हैं जैसे हम या कोई बाकी जानवर, वो प्लांट्स एंड ग्रो, एनिमल्स ईट प्लांट्स। अब क्या होता है, खाना बनाया किसने, प्लांट्स ने, प्लांट्स को खाया किसने, एनिमल ने। तो सूरज से लिया प्लांट्स ने, प्लांट्स से लिया एनिमल्स ने। ठीक है, क्या एनर्जी, वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम लोग देखो, मान लो सपोज करो वी ह्यूमन बींग, हम लोग पेड़ पौधा भी डायरेक्टली खाते हैं, फल फूल सब्जी बहुत कुछ है ना, चावल वाल सब कुछ प्लांट से ही मिलता है। उसके अलावा हम लोग गोश्त, अंडा, दूध जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमें एनिमल से मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो उस एनिमल को भी एनर्जी कहाँ से मिलता है, वो भी प्लांट खा रहा होता है कहीं ना कहीं, तो उसको भी प्लांट से मिल रहा होता है। हम लोग प्लांट और एनिमल दोनों खा रहे होते हैं, और लास्ट में देखा जाए तो दोनों प्लांट में जुड़ता है। और प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिल रहा होता है, तो बेसिकली प्लांट फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बनाता है और उसको एनर्जी मिल रहा होता है सन से। तो इनडायरेक्टली हम कहाँ चले गए, सन की एनर्जी पे डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि वेयर डू वी फाइंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं प्लांट्स एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो बताओ ये बहुत सारे प्लांट्स एनिमल हम लोग कहाँ मिलते हैं, तो हम लोग को जंगल में मिलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों, फॉरेस्ट यानी जंगल। कह रहा है कि वन मॉर्निंग अज्जी टेक्स भूमि एंड सूर्या फॉर अ वॉक, है ना, इन द फॉरेस्ट। अज्जी दादी लेके जाते हैं दोनों को घुमाने के लिए जंगल। दे फाइंड अ वेराइटी ऑफ हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे हर्ब्स और ट्रीज होते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हर्ब्स छोटे मोटे पौधे होते हैं, शर्ब्स थोड़े उससे बड़े, और ट्रीज बहुत बड़ा मोटा। ठीक है, कह रहा है क्या, अजय एक्सप्लेन्स फॉरेस्ट्स आर लार्ज एरिया विथ डेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप्स। अब देखो यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया है कि फॉरेस्ट किसे कहते हैं, ये एक लार्ज एरिया होता है और घना जो है जंगल होता है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, यानी प्लांट्स घने होते हैं, डेंस होते हैं, और ये बहुत लार्ज एरिया होता है। यानी आपके अगल बगल में अगर 4-5 पेड़ लगा हुआ है घना घना, तो उसको आप जंगल यानी फॉरेस्ट नहीं कह सकते हैं। फॉरेस्ट वो होगा जो लार्ज एरिया में होगा और बहुत डेंस उसमें जंगल लगा होगा। अब बहुत बड़े एरिया में कहीं कहीं पर पेड़ है तो उसका आप जंगल नहीं कह सकते, उसका आप फॉरेस्ट नहीं कह सकते हैं। फॉरेस्ट होने के लिए डेंस भी होना चाहिए और लार्ज एरिया भी होना चाहिए। डेफिनेशन हो गया। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फॉरेस्ट, आप ये वाला बोल सकते हैं। कह रहे कि ऑन द वे दे कलेक्ट सम, है ना, नीलिकाई। नीलिकाई किसको कहते हैं, तो कन्नड़ा में, है ना, आंवला को कहते हैं, गूसबेरीज। आंवला जो होता है गूसबेरीज, उसको नीलिकाई कहते हैं कन्नड़ भाषा में। ये लोग कलेक्ट करते हैं कहीं से चुन के खाने के लिए सोचते हैं।
दैट हैव फॉलन, है ना, ऑन द ग्राउंड, जो नीचे गिरा हुआ था। अजय टेल्स देम वी हैव अ ट्रेडिशन इन द विलेज नॉट टू प्लग फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज, दे आर लेफ्ट फॉर द एनिमल्स एंड बर्ड्स टू ईट। दादी कहती है कि ठीक है आप बच्चों, आपने जो नीचे से उठाया खाया, इट्स ओके। हमारे गांव का एक कल्चर है, हमारे गांव का क्या है, एक कल्चर है कि हमारे गांव में लोग डायरेक्ट पेड़ से तोड़ करके कुछ नहीं खाते हैं, वो जानवरों के लिए, चिड़ियों के लिए छोड़ देते हैं। और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि जानवर और चिड़िया उस पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर सपोज करिए कि उसको, जानवर और चिड़िया को भी खाना नहीं मिलेगा तो वो कैसे ज़िंदा रहेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ का कल्चर है, ट्रेडिशन है, और ये बच्चे भी नीचे से ही उठाए खा रहे। चलो बढ़िया है, बहुत सारे जानवर, इतना सुंदर, देखो कौन सा जंगल गए थे ये लोग। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक अ लिस्ट, है ना, एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। क्या क्या मिलता होगा फॉरेस्ट से भैया, 5 चीज़ें कह रहा है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, फॉरेस्ट से हम लोगों को क्या मिलता है, मेडिसिन मिलता है, दवाई मिलता है भाई, हाँ हाँ, जड़ी बूटी होता है ना, उससे हम लोग वुड मिलता है, लकड़ी। उसके अलावा फ्यूल, एज अ फ्यूल हम लोग को कुछ लकड़ी एज अ फ्यूल भी मिलता है, हम लोग जलावन भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम लोगों को फ्रूट्स मिलते हैं जंगल से। उसके अलावा 5 ठो बोला है ना, 4 ही तो हो रहा है, इतना बड़ा जंगल में हमें कुछ ना मिल रहा है। फ्लावर्स मिलते हैं ऑफकोर्स। अब कहेंगे फ्लावर्स क्या करते हैं, फ्लावर्स के बहुत काम है भाई। वैसे और भी चीज़ें हो सकती है, अब इंस्टेंट मेरे दिमाग में ये जो आया मैंने लिख दिया, ठीक है, लेकिन और भी चीज़ें हो सकती है जो जंगल से हमें मिलता है। आपके दिमाग में कुछ और आ रहा होगा, लिखना भाई। अब क्रिटिसाइज ना करना कि आपको यही सब मिला, अब यही मिला तो मिला है, क्या कर सकते हैं हम, अचानक से जो आया बस, है ना, लिख दिए। देखो, फॉरेस्ट आर अ नेचुरल होम फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स, है ना। हम लोगों को जो है फॉरेस्ट देख सकते हैं, हम लोग को जानना चाहिए कि बहुत सारे जंगली जानवरों के लिए, वाइल्ड एनिमल के लिए क्या है, वो घर हैं। क्या है, घर है, नेचुरल होम है। क्या है, इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े और चिड़िया भी इसमें शामिल है, जो कि फॉरेस्ट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर ऑफ टू देम। कह रहा है क्या कि फॉरेस्ट क्या करता है, इन बर्ड्स को, वाइल्ड एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को क्या देता है, एक तो रहने का जगह देता है, ऊपर से फूड भी देता है, और शेल्टर भी देता है। इन नेचर एवरी एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर लाइफ, है ना, फॉर्म टू सर्वाइवल। कह रहा है क्या, है ना, नेचर में अगर देखा जाए तो एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट होते हैं। ये जानवर उस चिड़िया पे, वो जानवर उस पेड़ पे, वो पेड़ उस जानवर पे, इस तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल में नीचे दिया गया है, कैसे देखो, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, है ना, इंश्योर फूड फॉर एवरी लिविंग बींग्स। जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब के लिए खाना जो है प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर, जबकि ओवर द ईयर्स द फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन डिक्रीजिंग मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज। जबकि ये देखने को मिला है ना। अच्छा, वो चीज़ अभी नहीं आया कि कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अच्छा आएगा, लेकिन है, मैंने देखा था, है ना, अच्छा आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या कह रहा है कि ओवर द ईयर्स, अब जैसे जैसे जो है टाइम बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोग बहुत बड़े एरिया में, लार्ज स्केल में क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रीज़ कट करने की वजह से फॉरेस्ट जो होता है डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। इट टेक्स मेनी ईयर्स टू ग्रो अ न्यू फॉरेस्ट और रिस्टोर लॉस्ट फॉरेस्ट। भाई जंगल ऐसा नहीं है कि अचानक से अभी लगा अगले साल जंगल बन गया, ऐसा होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है जंगल बनने के लिए, पेड़ को उगने के लिए 50 साल लग सकते हैं। तो कहने का मतलब है, या फिर देखो आपने काट लिया, अब नए पौधे जो है उसको उगने के लिए बहुत टाइम लग जाएंगे, ठीक है। अगर आपने मान लो वहाँ पे घर नहीं भी बनाया, लेकिन पेड़ काट के लेके आ गए, तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे, है ना, छोटे छोटे पौधों के ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाएंगे। तो फॉरेस्ट को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, तो इसका हम लोगों को भाई, है ना, ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। देयरफॉर वी मस्ट प्रिजर्व एंड यूज फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबली, है ना, सो दैट दे गेट इनफ टाइम टू रीजनरेट। इसका हम लोग को ना बहुत अच्छे से ना रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। अगर हम, ऐसा नहीं कि आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके लॉग वगैरह नहीं काट सकते हैं, ट्रीज़ वगैरह नहीं कटिंग कर सकते हैं, मेडिसिन वगैरह नहीं ले सकते हैं, फल फ्रूट नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऐसे जैसे मान लो एक पेड़ काटे तो 1-2 पौधा, 10 पौधा, 5 पौधा, 4 पौधा लगा भी दो, है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि भैया खाली पेड़ काट के लेके आए जा रहे हैं, ऐसा होगा तो ख़त्म हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा भाई। चलो यहाँ पर थोड़ा कुछ और है। कह रहा है कि वैन महोत्सव इज़ अ वीक लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। एक वन महोत्सव बोल करके जंगल का मेला जो है होता है हमारे देश में, कहीं कहीं लगता है, मुझे नहीं पता कहाँ लगता है, बट जुलाई में लगता है। कह रहा है इट इज़ अ फॉरेस्ट फेस्टिवल ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्लांटेड।
अब इसमें क्या होता है कि नए नए प्लांट्स जो है लगाए जाते हैं जंगल वगैरह में। अब कह रहा है क्या कि एंड अवेयरनेस अबाउट रिस्पेक्टिंग फॉरेस्ट इज रेज्ड, और लोगों को बताया जाता है कि भैया जंगल की इज्जत करो, ऐसा वैसा ना करो, काट कूट के ना फेंको। द एम ऑफ द इवेंट इज टू इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर, यू है ना टू कैन प्लान अ वन महोत्सव इन योर कम्युनिटी। क्या कह रहा है कि तुम भी क्या कर सकते हो, इस तरह का वन महोत्सव, पेड़ लगाने का अभियान वगैरह चला सकते हो भैया अपने गांव में ही। तुम क्या कर लो, थोड़े फ्रेंड्स लोग मिल करके पैसे वैसे कलेक्ट करो, थोड़ा सा सस्ता सस्ता ही सही पेड़ खरीद के लेके आओ, और गांव में जहाँ जहाँ तुम लोग को खाली लगे और जहाँ पे ग्रो करवाया जा सकता है वहाँ पर लगाओ पेड़ पौधे, अभियान चलाओ, लोग पसंद करेंगे भैया, सही चीज़ है। वाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ कटिंग अ लार्ज फॉरेस्ट एरिया, है ना, क्या होगा भैया। मेक अ प्रेजेंटेशन और डू अ रोल प्ले, राइट अ स्टोरी और पोएम दैट शोज दैट द कुड हैपन इफ वी कंटिन्यू टू कट डाउन ट्रीज। हाँ भाई, लगातार हम पेड़ काटते रहेंगे तो क्या क्या होगा, इसके बारे में आप पोएम लिख सकते हो, अवेयरनेस लिख सकते हो। देखो ऐसे तो मैं, अब ये तो मैं पोएम लिख नहीं रहा, मैं ऐसे ही रोल प्ले कर नहीं रहा, बस ये बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि फॉरेस्ट जो होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करते हैं सांस छोड़ने के दौरान, वो उसको यूज़ करके खाना बनाते हैं, वो हम लोग को फ्रेश एयर देते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमें फूड देते हैं। भाई हमें ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ हम डिपेंडेंट हैं उस पर, वो भी हम पे डिपेंडेंट है, यस, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। बट ज़्यादा डिपेंडेंट कौन है, ज़्यादा डिपेंडेंट हम हैं अगर देखा जाए तो। कह रहा है कि फ्रॉम एंशियंट टाइम्स इंडिया हैड अ ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग फॉरेस्ट। ठीक है, कह रहा है कि ये पुराने ज़माने से ऐसा होता आया है कि इंडिया में जो है लोग इसको रिस्पेक्ट देते आए हैं और प्रिजर्व करते आए हैं फॉरेस्ट को। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट, है ना, स्केर्ड ग्रुप्स इन द चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पहले भी शायद आपने इस चैप्टर में कुछ ऐसा पढ़ा था कि कैसे हमारे यहाँ पर लोग, यस हमने पढ़ा, कुछ साइंटिस्ट लोगों के बारे में पढ़ा था, और भी चीज़ें हमने वो पढ़ी थी कि कैसे हम लोग जो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड में देखे थे कि कैसे लोग इसको सेव कर रहे हैं। मेनी एफर्ट्स हैव बीन मेड। यहाँ पर जो स्पेशली बात की जा रही है इस वाले इसमें डू यू नो में, यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ है। क्या कह रहा है कि मेनी एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय कॉमन पीपल टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज। बहुत सारे कॉमन लोगों ने, आम लोगों ने, ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशली लोगों ने, बहुत सारे कॉमन लोगों ने क्या करा भाई, पेड़ पौधे को कट करने के लिए जो है ना, अलग अलग इवेंट्स चलाए हैं। देखो यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि चिपको मूवमेंट, एक मूवमेंट था। सोशल साइंस के टीचर को अगर आप पूछेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बता पाएंगे, मेरा सोशल साइंस में जो नॉलेज है वो थोड़ा ज़्यादा ही लिमिटेड है। कह रहा है क्या कि चिपको आंदोलन एक था जिसमें औरतों ने पेड़ को काटने से बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। वो पेड़ में चिपक करके खड़ी हो गई थी, किसी रीज़न से सरकार या कुछ डैम बनाने के लिए शायद वहाँ पे पेड़ के कटाई उटाई कर रहा था, जंगल वंगल काट रहा था। लेकिन वहाँ की औरतों ने क्या करा कि पेड़ के आसपास चिपक करके खड़ी हो गई कि देखो हमें मारो तब जाकर तुम पेड़ काट सकते हो। और ये आंदोलन कॉमन लोगों ने चलाया था और इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ, हालांकि लीड करने वाली महिला थी बट इतना फेमस हुआ, सरकार की नज़र गई और सरकार ने क्या करा, इस प्रोजेक्ट को बंद करा और वहाँ के पेड़ पौधों को नहीं काटा। ठीक है बच्चों, अभी आप कह रहे इट इज स्टार्टेड इन द अर्ली 1970 इन उत्तराखंड। पहले उत्तराखंड या प्रीवियस, अभी उत्तर प्रदेश, अच्छा अभी उत्तराखंड में है, पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, प्रीवियसली पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, अभी उत्तराखंड जो है में है ये जगह, पहले वो उत्तर प्रदेश का पार्ट था। लोकल वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, दे, है ना, इनसर्कल्ड द एंड हग्ड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड, है ना। वहाँ के लोकल औरतों ने क्या करा था, लोकल औरतों ने पेड़ पौधे को, पेड़ को ऐसे घेर लिया था कि भैया हम नहीं काटने दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं डिटेल बता पाऊँगा बिकॉज मुझे उतना पता नहीं है, और मुझे लगता है क्या कि आपको अपने सोशल साइंस के टीचर से इसके बारे में पूछना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट किसी डिले के। तो हमारे पास आगे भी कुछ इसके बारे में लिखा हुआ कि ड्यूरिंग देयर वॉक इन द फॉरेस्ट भूमि एंड सूर्य नोटिस दैट देयर आर अ लॉट ऑफ लीव्स ऑन द ग्राउंड एंड द सॉइल फॉल्स फील्स डैम्प। जब वो लोग घूम रहे थे कहाँ पे, जंगल में, है ना, तो उन लोगों ने नोटिस करा कि बहुत सारे पत्ते नीचे ज़मीन पे गिरे हुए हैं। ठीक है, और वो क्या हो रहा है, मतलब सड़ रहे हैं। एज एक्सप्लेन द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम दी बीइंग वॉश्ड अवे। अब यहाँ पर जो है बताती हैं दादी कि देखो ये जो जड़ है ना पेड़ पौधे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मिट्टी की कटाई से रोकने के लिए। यस, जैसे कि बारिश वारिश होती है तो मिट्टी कट के बह जाता है,
अगर पेड़ पौधे होंगे तो मिट्टी वहाँ से पकड़ के रहेगा और वो इजीली वहाँ से बहेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ कह रहा है, दीज लीव्स दैट फॉल्स फ्रॉम द ट्रीज डीके एंड इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि जो नीचे गिरता है ये पत्ता वत्ता, ये गिरने के बाद फिर ये सड़ता है और सड़ने के बाद वो खाद की तरह काम करता है बच्चों, फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है और वो सड़ करके फिर मिट्टी में मिलता है और उस खाद को दोबारा से वहाँ के पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से एक साइकिल चलता है। कह दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकलिंग इन नेचर। क्या कि वो जो डैम्प हुआ, वो जो पेड़ पौधा गिरा, वो दोबारा से क्या हो गया, दोबारा से यहाँ पे लिखा है ना, ये पूरा आप इसको क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट है। ये जो डीके होता है, सड़ता है क्या पत्ता होता, दोबारा से वो फर्टिलिटी का काम करता है और दोबारा से क्या होता है, पेड़ पौधे उसका यूज़ करते हैं, फिर से पेड़ ग्रो होता है, फिर से पत्ते गिरते हैं, फिर से पेड़ मरता है, मुरझाता है, फिर वो नीचे सड़ता है, फिर वो मिट्टी बनता है, मिट्टी में फर्टिलिटी बढ़ता है और फिर से वापस पेड़ पौधे में ही जाता है वो। लेट अस इन्वेस्टिगेट द सॉइल इन मोर डिटेल। अब यहाँ पर सॉइल के बारे में और थोड़ा हम लोग जानते हैं। एक और चीज़ जो ऊपर मैंने कहा था कि आएगा नहीं आया, शायद देखो कैसे डिपेंडेंट है, ऐसे भी देख लो। जैसे एक फल खाया एक चिड़िया, अब उसका जो बीज है वो गिराएगा ना, बीज तो खाएगा नहीं, जब बीज गिराएगा तो बीज से क्या होगा, नया पौधा निकलेगा ना, फिर नया पौधा निकलेगा तो उससे फल होंगे। तो चिड़िया ने फल खाया, फूड मिला उसको और उससे नए, उसका जो बीज है उससे नया पौधा निकला, वो उड़ा करके ऐसे जगह पे ले जाके गिराया जहाँ पे नहीं था वो फल, है ना। तो वहाँ पर जा करके उस तरह के पेड़, यानी यहाँ पर मान लो एक बैर का पेड़ था, यहाँ से फल लेकर के एक चिड़िया उड़ करके गया, दूर जाके कहीं गिराया, वहाँ पे बैर का पेड़ हुआ, तो क्या हुआ, ग्रोथ हुआ ना, और इस तरीके से नए पौधे नए जगह पर उगे ना। तो ऐसे भी एक दूसरे को हेल्प हुआ कि नहीं हुआ, प्लांट्स ने चिड़िया को किया तो चिड़िया ने भी प्लांट को किया। अब मिट्टी के बारे में कह रहा है कि रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में यहाँ पर एक टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। रॉक्स जो होता है बेसिकली वो होता है हमारा सॉइल, मिट्टी, रॉक्स मतलब पत्थर, चट्टान, है ना, और मिनरल्स, मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स यार कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कह लो, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो सब मिनरल्स ही हैं। कह रहे भूमि, सूर्य एंड अजय कम बैक होम फ्रॉम द फॉरेस्ट। भूमि एंड सूर्य हेल्प अजय इन प्रिपेयरिंग द सॉइल इन द गार्डन फॉर प्लांटिंग सम वेजिटेबल्स। अब ये लोग बच्चे भी देखो, दादी भी जो है कर रही हैं, बच्चे भी क्या कर रहे हैं, खेत तैयार कर रहे हैं कुछ वेजिटेबल लगाने के लिए। अज्जी आस्क्स देम टू डिग द सॉइल जेंटली एंड लूज द लंप्स। क्या करें, इसको आराम से अच्छे से भाई इसको खोदो और इसको लूज़ करो, मिट्टी को लूज़ करो। मिट्टी को लूज़ करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बीच में एयर रहेगा, एयर रहेगा तो जड़ भी आसानी से जा पाएंगे। नाजुक जड़ होते हैं शुरू शुरू में मुलायम से, और फिर मिट्टी हल्का रहेगा, बीच में स्पेस रहेगा तो उसमें एयर भी रहेगा, जड़ सांस लेंगे उससे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधा जो है जड़ से भी सांस लेता है। ठीक है बच्चों, कह रहा है यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग दियर कैरेक्टरिस्टिक। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑफकोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैप्टर देख लो। दैट फॉर द plants to grow, the space between the soil particles not only provides sufficient air but also space the roots to grow easily। अब यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है कि जब मिट्टी के बीच में, जब मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, हल्का करते हैं, मिट्टी को हम लोग ढीला करते हैं तो उसके बीच में स्पेस बनता है। उस स्पेस में एक तो हवा होता है, वो सांस लेने की हेल्प कर देता है पौधे को, ऊपर से उस हवा उस स्पेस की वजह से जड़ जो है वो इजीली ग्रो कर पाता है। बहुत टाइट मिट्टी होगी तो जड़ ग्रो नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट सभी जड़ तो नहीं कर पाए, कोई कोई कर भी ले तो। अब यहाँ पर कह रहा है कि भूमि एंड सूर्य कुड, है ना, सी स्मॉल पेबल्स द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड फ्यू अर्थवर्म्स टू द सॉइल। अब कह रहा है कि हाँ ये भी देखते हैं कि हाँ कुछ पेबल्स हैं, पत्थर उत्थर हैं, है ना, और कुछ क्या बोलते हैं, अर्थवर्म वगैरह, केचुआ वगैरह है मिट्टी में, ऑफकोर्स होते हैं, मिट्टी में ये सब होते हैं। डू यू रियलाइज दैट द अर्थवर्म्स आर नेचुरल एजेंट्स दैट हेल्प इन द टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल। यस ऑफकोर्स, फार्मर के दोस्त कहलाते हैं जो ये सॉइल में अर्थवर्म्स होते हैं। ये बेसिकली सॉइल को ढीला करने, है ना, का ये काम करते हैं, क्योंकि वो उसमें छेद करते हैं, जाते हैं, खाते हैं और फिर निकालते हैं मिट्टी ही। तो अगर अर्थवर्म आपने देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी को ढीला करता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कह रहा है कि वाइल भूमि एंड सूर्य हेल्प अज्जी लेट अस डू आवर ऑन एक्सपीरियंस बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी। अब क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है, कुछ अलग अलग जगह से आपको, स्कूल के अलग अलग, कुछ स्कूल के एरिया से, कुछ घर के एरिया से, अलग अलग जगह से मिट्टी कलेक्ट कर लेना है। मिट्टी कलेक्ट करके आपको क्या करना है, अलग अलग जगह से लेना है। उसके बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कहाँ की मिट्टी कैसी है, मतलब कलर कैसा है, मिट्टी में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। हो सकता है कहीं बालू ज़्यादा हो, कहीं पत्थर कंकड़ ज़्यादा हो, कहीं की मिट्टी एकदम स्मूथ हो, कहीं का मिट्टी काला हो, कहीं का लाल हो, है ना, ये सब। अब कह रहा है कि लेकिन मिट्टी उट्टी छूने के बाद देखो उसमें जम्स हो सकते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं, तो थोड़ा हाथ वाथ धो लेना बढ़िया से भैया, उसमें खाना ना खाने लग जाना। कह रहा है कि टच ईच सॉइल, है ना,
सिंपल एंड फील इट्स टेक्सचर, सबको छू करके देखो कि कौन हार्ड है, किसके टेक्सचर जो है हार्ड है, किसके स्मूथ है कि नहीं है। अब आपको क्या करना है, सब सैंपल के बारे में लिखना है कि आपने क्या गेस करा था, कहाँ का सॉइल होगा। नेकेड आई से भी देख सकते हैं अगर आपके पास कोई है ना, क्या बोलते हैं, जूम करने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस वगैरह अगर है तो आप उससे भी देख सकते हैं मिट्टी के थोड़ा और डिटेल। किसी मिट्टी में, मैंने कहा ना मिट्टी में होता है ना, किसी में कंकड़ पत्थर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं मिट्टी में, बैक्टीरिया तो हम नहीं देख सकते, वैसे होते ही हैं। उसके अलावा मैंने कहा कि बालू वालू हो सकता है ना, वो सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना। उसके अलावा कलर ऑब्जर्व करना है कि कौन सा मिट्टी का कलर कैसा है, कोई ब्लैक होता है ना, कोई रेड होता है। जैसे हमारे एरिया का मिट्टी है वो थोड़ा ब्लैक टाइप का है, लेकिन मैं जहाँ पढ़ता था, मेरा स्कूल था, वहाँ का ऑलमोस्ट मिट्टी क्या था, रेड था। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर हो गया। चलो, देयर आर मेनी थिंग्स इन द सॉइल सच एज सैंड, इंसेक्ट, वर्म्स, है ना। देयर मे बी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज। वही बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिसको हम लोग नहीं देख पाएंगे ऐसे ही, बट वो होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल एज दे डिकम्पोज एंड डीके। अब देखो, पेड़ पौधे भी जब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो मिट्टी मिल जाते हैं। उसके अलावा प्लांट्स भी जब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो मिट्टी मिल जाते हैं। द सॉइल सैंपल कलेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस मे बी ऑफ डिफरेंट कलर्स बिकॉज दे मे कंटेन डिफरेंट मटेरियल्स, है ना। अब जाहिर सी बात है, आप अलग अलग जगह से जो आप लेके आए ना मिट्टी, उसका अलग अलग कलर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे जो होता है ना, अलग अलग जगह की मिट्टी में जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी किस चीज़ से वो बने हैं वो अलग बात है। कि पास्ट में बहुत पीछे आप चले जाओगे तो सारे मिट्टी तो अर्थ मतलब रॉक से ही बने हैं, लेकिन जहाँ जिस एरिया में जैसे प्लांट्स पाए गए, जैसे एनिमल्स पाए गए, जितना डेड पाया गया, उस हिसाब से वहाँ की मिट्टी पत्थर वगैरह अलग अलग हो गए। देखो, हैव यू एवर वंडर हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। आपको क्या पता है कि ये सॉइल कैसे फॉर्म हुआ। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन, यानी ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ रॉक्स बाय एक्शन ऑफ द सन, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग टाइम, है ना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अब यहाँ पर कैसे फॉर्म हुआ उसके भी कहता, ये आप अंडरलाइन कर लो कि सॉइल कैसे फॉर्म हुआ। हजारों साल में, देखो पहले जब हमारा ये अर्थ बना था वो रॉक था, चट्टान था, है ना, लाखों साल अरबों साल पहले। ठीक है, और फिर उस पर सूरज की रोशनी पड़ी जिसकी वजह से वो क्रैक हुआ, फिर बारिश हुई, उससे वो उसका लेयर ऊपर से लेयर हटा, फिर वो बारिश उसको बहा के जहाँ ले गया, उससे जैसे हवा चला उससे भी कुछ लेयरिंग ऊपर से पत्थर का उड़ा। तो कहने का मतलब है कि हवा की मदद से, पानी की मदद से और सनलाइट की मदद से क्या हो गया सर, ये पत्थर टूट करके, है ना, चकनाचूर हो करके धीरे धीरे लाखों साल में क्या बना, मिट्टी बना। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस पर डिटेल वीडियो आप सर्च करके देख सकते हो कि हाउ सॉइल फॉर्म्ड, है ना। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो डिटेल से इस बारे में बात करेंगे, बट मोटा मोटी आप ये समझ लो कि जब पहले रॉक था, चट्टान था, वही सनलाइट से क्रैक हुआ, पानी वानी हवा हुआ से, है ना, धीरे धीरे जो है इस तरीके से मिट्टी में फॉर्म हुआ। फिर बाद में बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स जो डीके हुए, जब उसमें आपको पता होना चाहिए कि सभी एनिमल प्लांट्स कहाँ लिविंग बीइंग कहाँ से आए हैं, पानी से आए हैं, यानी पानी में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, पैदा हुआ, और फिर वो बड़ा हुआ, बढ़ा। जैसे आप पॉपुलेशन देखते हो, इतने सारे पेड़ पौधे, इतने सारे जानवर, इतने सारे कीड़े मकोड़े, चिड़िए, तो ये सब जैसे मरे, फिर सड़े और मिट्टी में मिले, वहाँ से उसकी मिट्टी का जो है फॉर्म चेंज हुआ। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि मिट्टी के फॉर्मेशन में इन सब का हाथ रहा है। किसका? सबसे पहले तो ये जो फॉर्म हुआ है वो किससे हुआ है, तो वो रॉक से हुआ है। किसके एक्शन से? तो सन, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और एयर भी ऑफ कोर्स होगा। कह रहा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना, सम आर गुड फॉर ग्रोइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब बहुत किस्म की मिट्टी होती है और कुछ खास मिट्टी कुछ खास किस्म की चीज़ों के लिए, कुछ खास किस्म के प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लिखा है प्लांट सॉइल सम आर गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, कुछ पेड़ पौधा उगाने के लिए अच्छा होता है, कुछ खेती करने के लिए मिट्टी अच्छी होती है। जैसे हमारे इधर की मिट्टी है, यहाँ खेती करने के लिए अच्छी मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी से कोई चाहेगा ईंटा उटा बना लेंगे, नहीं। कहीं की मिट्टी में क्या होता है, ब्रिक्स अच्छा बनता है बिल्डिंग्स के लिए। फॉरेस्ट हैव ए वेराइटी ऑफ सॉइल, अब जंगलों में बहुत किस्म के सॉइल्स होते हैं। कह रहा है कि सॉइल इज अ प्रीशियस ट्रेजर, है ना, दैट सपोर्ट, है ना, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत से किस्म के एनिमल प्लांट्स का अलग अलग जगह पे उगना। मतलब हर जगह एक जैसा नहीं होता, अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्म के प्लांट और अलग अलग किस्म के एनिमल होते हैं। यही बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये जो हमारा सॉइल का टाइप है ये भी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, और हमारा जो सॉइल है ये बहुत बड़ा ट्रेजर है, बहुत अनमोल चीज़ है, बहुत अमूल्य वस्तु है, अनमोल संपदा है हमारा, क्या, बायोडाइवर्सिटी के लिए। You may have seen rocks in your surrounding. Rocks are used in the construction of house, buildings, temples, road, dams, and tabletops.
कह रहा है कि पत्थर उत्थर तो देखे होंगे भैया, ये सब चीज़ बनता है इससे। सम रॉक्स लाइक स्लेट आर यूज्ड फॉर रूफिंग। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ पत्थर खास कर जैसे स्लेट की बात करा, ये रूफिंग के लिए यहाँ पर दिखाया गया इस फोटो में, रूफिंग के लिए स्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, छत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड लेटराइट एक पत्थर ही है, इसको यूज़ किया जाता है कि बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे कि ईंट बनाने के लिए, ये वाला ऐसा टाइप का लेटराइट बोल करके एक तरह का स्ट्रोक होता है ना। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया के अंदर जो रेड फोर्ट वगैरह है ना, उसके अलावा जो हमारा ताजमहल है ये भी क्या है, रॉक से ही बना है, पत्थर से बना है। कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रॉक्स आर ग्रेनाइट हो गया भाई, है ना, सैंडस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, आप इसको याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट रॉक्स में भी इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल वगैरह क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इनका नाम भी पहले कहीं ना कहीं सुना होगा। ह्यूमन बींग्स हैव बीन यूजिंग रॉक्स टू मेक टूल्स सच एज हैंड एक्सेस, है ना, एक्सेस। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले ह्यूमन बींग जो है पहले इस्तेमाल करते थे टूल्स, हथियार वगैरह बनाने के इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हाथ वाला है ना, कुल्हाड़ी। उसके अलावा एरो हेड्स, मतलब तीर का, जैसे अगर ये तीर होता है ना, अगर मान लो ये तीर होता है ना ऐसा, तो तीर का जो हेड होता है ना, ये वाला हिस्सा, उस हेड को बनाने के लिए भी रॉक्स का इस्तेमाल करते थे सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर, है ना, बहुत सालों पहले, हज़ारों साल से। देखो फोटो में दिखाया गया है, ये वाला देखो आप भाई, कुल्हाड़ी इस तरह का बनाते थे वो लोग, ये मतलब दो अलग अलग साइड से दिखाया गया, दो अलग अलग साइड का। इस तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि ये वाला जो है ना, रॉक्स एरो के लिए इस्तेमाल होता है। एरो मतलब तीर, एरो मतलब तीर। तो तीर के टॉप में ये सब जो है बांधते थे। आप कैसे भी यूज़ करते होंगे वो लोग। आज के टाइम पे तो मेटल्स यूज़ करते हैं, आज के टाइम पे तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं, एक तो तीर की ज़रूरत नहीं रही भाई, है ना, इसको छोड़ो। अब तो बंदूक है, दूर स्नाइपर भाई, एटेक्स का फोकस प्रो। मैं तो अपने लिल होम से भी इंस्पायर्ड हूँ भाई, लाइफ गुड चर्चे और फास्ट फूड, जब मैं तेरे जैसा नहीं फिर तुम मेरे जैसा क्यों है। कह रहा है कि व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ, आखिर ये जो रॉक्स हैं ये किससे बने होते हैं, कि दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट इसका आंसर, कि रॉक्स किससे बने होते हैं, तो रॉक्स बने होते हैं मिनरल्स से। रॉक्स किससे बने होते हैं, मिनरल्स। सभी मिनरल्स जो हैं, सभी रॉक्स जो है मिनरल्स से बने होते हैं। मैंने कहा इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, जो भी हमारे आसपास की चीज़ आप देख रहे हो ना, ये बालू, मिट्टी, पत्थर, सब में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। कह रहा है कि इंपॉर्टेंट मेटल्स, देखो कुछ मेटल की बात कर रहे हैं आप, सच एज एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर एंड आयरन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स। जो हम मेटल्स की भी बात करें, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या है, दे आर मेटल्स। लेकिन ये भी कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है भाई, ये भी क्या मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब हमारे मेटल्स भी मिनरल के टाइप में से आता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। मिनरल्स आर यूज्ड, है ना, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, है ना, एरोप्लेन्स, कार्स, जो, अच्छा एरोप्लेन से एयरप्लेन हो गया क्या भाई, बचपन में एरोप्लेन पढ़ा था। कार्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, है ना, कॉस्मेटिक्स एंड और भी कुछ। अब देखो भाई मेटल के यूज़ तो है ही है, मिनरल्स बहुत किस्म के लिए यूज़ किया। अब जैसे आप अंगूठी बनाओगे तो नीचे चांदी का या सोने का, ऊपर पत्थर लगा दोगे आप, पत्थर भी मिनरल है। तो कहने का मतलब कोई सुंदर सा चमकदार छटकता हुआ है कि नहीं, तो कहने का मतलब है कि नेकलेस ही बना रहे हो आप, कुछ ऐसा, है ना। वो हो सकता है किसी मेटल का हो, आजकल तो वाइट गोल्ड भी आ गया है, वाइट गोल्ड का हो, उसमें आपने कोई ब्रेसलेट बनाना हो, ये बनाना, उसमें आप कोई पत्थर लगा दो, है ना, कोई पेबल्स होता है सुंदर सा, कोई चमकदार सा, देखने में सुंदर लगता है, आप शेप वेप देखे। कहने का मतलब है कि ये सब कुछ, एरोप्लेन बनाओ तो भी क्या होता है, एरोप्लेन में भी कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का यूज़ होता है और मेटल्स का यूज़ होता है। तो कॉस्मेटिक से लेके, एरोप्लेन से लेके, कार से लेके, आसपास की बहुत सारी चीज़ें, यानी हमारे आसपास के ऑलमोस्ट जो भी देख रहे हो ये सब में मिनरल्स हैं। नेचुरली अकरिंग गोल्ड, भाई नेचर में गोल्ड ऐसे पाया जाता है, ऐसे है, वैसे नहीं। वो जो तुमने ये देखा है ना, ऐसा वाला ईंटा टाइप का, ठीक है, कि भाई एकदम लिखा रहेगा 23 कैरेट 24 कैरेट, ऐसा नहीं, नेचुरल ऐसे मिलता है। उसके अलावा सब मिनरल्स फाउंड इन नेचर। देखो कितने बढ़िया बढ़िया पत्थर है, अब मुझे इसका नाम भी नहीं पता, लेकिन ये सब मिनरल्स ही हैं और ये सब पत्थर के टाइप हैं, है ना। इनमें से शायद कोई बहुत महंगा हो, जैसे डायमंड भी है, वो भी मिनरल में आएगा ऑफकोर्स। कह रहा है कि रॉक्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लिव्स, इट टेक्स थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम टू फॉर्म रॉक्स। ऐसा नहीं है कि भाई पत्थर ऐसे बन जाते हैं, मतलब पत्थर बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, हज़ारों साल लग सकते हैं, लाखों साल लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने 2-4 लेयर कुछ रख दिया बालू का दबा के, कल हमने पत्थर निकाल लिया सुंदर सा, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर कह रहा है कि देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंजर्व एंड यूज़ देम रिस्पॉन्सिबली। इसीलिए हम लोगों को इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, रॉक्स भी ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। डू यू नो हाउ रॉक्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जाहिर सी बात है, ये पत्थर उत्थर कैसे, आप मार्बल ही मंगाओ घर पे, कैसे आएंगे,
कोई गाड़ी से ट्रक से आएगा, ट्रैक्टर से आएगा, वो गाड़ी किस चीज़ से चल रहा है? डीजल पेट्रोल से चल रहा होता है, वो किससे? फ्यूल से चल रहा होता है। तो कह रहा है कि दैट वी यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ फॉसिल फ्यूल्स, और जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो फिर फॉसिल फ्यूल्स होता है। और लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। तब हमारा टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स का, कि ये जो वर्ड नया हमने सीख लिया फॉसिल फ्यूल, ये क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो तो ये फॉसिल फ्यूल का फ्यूल स्टेशन आप देखो, यहाँ पर ये बंदा भी भर रहा है कुछ, ये बंदा भी कुछ भर रहा है, लेकिन ये अलग क्यों भर रहा है, यहाँ इसके बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। सूर्या ये कह रही है, सूर्या व्हाई डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स गो टू डिफरेंट फिलिंग स्टेशन, आखिर अलग अलग किस्म के स्टेशन में क्यों, ये इसी से क्यों भरवा रहे, उसी से क्यों भरवा रहे फ्यूल्स। तो ये कह रहे हैं कि द रीज़न इज दैट दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड डीजल। अब वो बता रहे हैं कि देखो बात यह है कि सभी गाड़ी में एक तरह के फ्यूल नहीं लगते, किसी में पेट्रोल लगता है, किसी में डीजल, किसी में सीएनजी, किसी में मिट्टी तेल, है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बात यह है कि फ्यूल भी अलग अलग किस्म के होते हैं, और अलग अलग के फ्यूल जो है अलग अलग स्टेशन में पाए जाते हैं, इसीलिए लोग अलग अलग स्टेशन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को पता चला कि अलग अलग किस्म के फ्यूल होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी करने के लिए कहा गया, आप अपने अगल बगल कुछ व्हीकल्स लो और व्हीकल्स के बाद जो है पता लगाओ कि किस में क्या फ्यूल लगता है। जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल लगता है, बहुत सारे कार में डीजल लगता है, जैसे जनरेटर वगैरह में क्या लगता है, मिट्टी तेल लगता है, आजकल कुछ कार्स में सीएनजी लगता है। तो आप ये सब क्या कर सकते हो, इसमें भर सकते हो। ठीक है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड, पेट्रोल एंड डीजल आर द टू मोस्ट। अच्छा, यहाँ पर पहले क्वेश्चन करा कि सबसे कॉमन कौन से फ्यूल सब है, फिर आंसर कह रहा कि पेट्रोल और डीजल ही है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है गाड़ियों में। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम, है ना। और ये पेट्रोल, डीजल और एक और नाम केरोसिन, ये तीन नाम जो है ये कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है। अब आगे कह रहा है कि पेट्रोलियम अलॉन्ग विथ नेचुरल गैस एंड कोल आर कॉमनली कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। आप इसको क्या करोगे, आप अंडरलाइन कर लोगे कि पेट्रोलियम में तो वो तीन चीज़ था, कौन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लेकिन पेट्रोलियम के अलावा नेचुरल गैस जो होता है और जो कोल वगैरह होता है, ये सब को हम लोग मिला के फॉसिल फ्यूल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल, या फॉसिल फ्यूल जो है इसमें, है ना, इसमें हमारा क्या आ गया, इसमें हमारा पेट्रोलियम भी आ गया, है ना, इसमें हमारा नेचुरल गैस भी आ गया, है ना, और इसमें हमारा कोल भी आ गया, कोयला भी आ गया, तीन चीज़। और फिर पेट्रोलियम में हमने क्या पढ़ा, पेट्रोलियम में हमने तीन चीज़ पढ़ा, वो अलग, कौन सा, एक पेट्रोल पढ़ा, एक डीजल पढ़ा, और एक डीजल कैसे सही लिखा, DIESEL, और एक हमने क्या लिखना है, केरोसिन, केरोसिन। ठीक है, अब देखा जाए तो ये पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल मिला के फॉसिल फ्यूल है। यानी हम कह सकते हैं ये सब भी फॉसिल फ्यूल है और ये सब भी फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, ये सब जो भी नाम आप देख रहे हो ये सब के सब फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का मतलब हो सकता है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड होने के बाद बहुत हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में रहने से बना हो, ऐसा फ्यूल। पेड़ पौधे या जानवर जब मिट्टी में दब के रह गए हज़ारों लाखों साल तक बहुत प्रेशर में और बहुत टेम्परेचर में भी, तो वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर फॉर्म्ड एसेंशियली फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स दैट गो बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। वो कहाँ से बनते हैं, यहाँ पर दे दिया है, उसका आंसर दे दिया है कि वो फॉर्म्ड एसेंशियली, है ना, एसेंशियली रिमेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स दैट गॉट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ, जो गड़ जाते हैं बहुत अंदर ज़मीन में, है ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में, है ना, या कोल में, और बहुत टाइम लगता है इसको होने में। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दिस फ्यूल्स टू फॉर्म। ऐसा नहीं कि आज कुछ गाड़ देंगे कल हम पेट्रोल लेके निकाल लेंगे भैया। नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब यूज़ के बारे में बता रहा है कुछ कि नेचुरल गैस जो होता है उसका मेन यूज़ क्या है, कुकिंग है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। अब इसके आप याद रखेंगे, नेचुरल गैस कहाँ यूज़ किया जाता है, खाना बनाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि कोल का भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, फिर वाटर का भी यूज़ होता है और एयर का भी यूज़ होता है, लेकिन नेचुरल गैस का यूज़ भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग के लिए होता है। नाउ इट इज, आजकल कह रहा है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल यानी देखो नेचुरल गैस ही का ये पार्ट है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका यूज़ पहले तो भाई पहले से खाना बनाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हो ही जाता, आजकल इसको कंप्रेस करके गाड़ी में भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल इट इज़ क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोलियम और डीजल। ये
पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा क्लीन है, ज़्यादा माइलेज देती है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सस्ता भी है। कोल इज़ मेनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा एक जो हमारा है कोल, ठीक है, अभी नेचुरल गैस की बात करें, अब फिर हम बात करें कोल की। कोयला जो होता है वो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और मैंने पहले भी कहा था कि हमारे देश में मेनली कोयला से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ये कोयला पाया जाता है ना। फाइंड आउट द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड मार्क देम इन द मैप ऑफ इंडिया। मेजर कहाँ कहाँ ज़्यादा? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में भी है वैसे लेकिन कम है। उड़ीसा में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश में भी होगा कुछ, वेस्ट बंगाल में तो है ही, आई नो। और कौन सा होगा? उस वही सब के आसपास का एरिया देख लो जिसमें क्या पाया जाता है सर, ये कोल पाया जाता है। ओह, गलती। Earlier coal wood and dung cakes were used as a fuel for cooking. Nowadays, है ना, less polluting natural gas and liquefied petroleum gas have gradually replaced these domestic fuels. पहले जो है ना कोयला, लकड़ी, है ना, या डंग मतलब गोबर इस्तेमाल करते थे, डंग के गोबर का इस्तेमाल करते थे। आजकल कुछ लोग खाने के लिए इस्तेमाल कर लेते भैया, तो ये सब इस्तेमाल करते थे, उपला बोलते हैं इसको, फ्यूल के रूप में खाना बनाने के लिए। लेकिन इससे क्या होता है, धुआं निकलता है, और धुआं से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है। आजकल कह रहा है नाउअडेज लेस पोल्यूटिंग नेचुरल गैस, एक ऐसा नेचुरल गैस है। अच्छा, पहली बात, नेचुरल गैस जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, और ये जो एलपीजी है सेम नहीं है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये इस्तेमाल होता है जिसमें धुआं कम निकलता है या ना के बराबर निकलता है, और ये पोल्यूशन कम करता है। लेकिन एलपीजी और नेचुरल गैस सेम चीज़ नहीं है, नेचुरल गैस अलग चीज़ है, एलपीजी अलग चीज़ है। उसमें मीथेन होता है मेनरली, इसमें ब्यूटेन वगैरह होता है, और भी 2-3 चीज़ें होती हैं इसमें, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये पेट्रोलियम जब प्योरीफाई किया जाता है उससे निकलने वाला गैस होता है। तो आप ये थोड़ा कन्फ्यूज़न ना रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कोयला दिखाया, पेट्रोल दिया है, नेचुरल गैस सीएनजी दिया है। ऐसा आप टंकी भी आजकल देख सकते हो बहुत सारे पेट्रोल पंप में जहाँ पर सीएनजी मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज, हेंस, है ना, वी will soon run out the fossil fuels, है ना, if you continue to use them in the manner that we currently do। कह रहा है क्या, देखो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, बहुत ज़्यादा नहीं है बल्कि लिमिटेड है। तो अब जिस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ऐसे अगर यूज़ करते रह गए ना, तो अगले 50, 70, 100 साल पता नहीं कब ये खर्चा हो जाएगा, सब बचेगा ही नहीं, है ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन वी नीड टू एक्सप्लोर अल्टरनेट रिसोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग को इसकी ज़रूरत बाद में भी है, तो ये ख़त्म ना हो इसके लिए हम लोग को अल्टरनेट सोर्स ढूंढना चाहिए कि हम इसके बदले में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर हम पेट्रोल डाल रहे हैं उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल सिटी रिक्शा आ गया, इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई रिक्शा, उसमें क्या होता है, पेट्रोल डीजल नहीं होता, उसमें क्या होता है, बैटरी होती है। तो उसका अल्टरनेट है कि व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड, स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस्ड विच पॉल्यूट्स द एयर। अब जब फॉसिल फ्यूल्स जो भी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, या जो भी है, ये जब जलता है तो क्या होता है बच्चों, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ना, वो हमारे एयर को गंदा करता है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। कह रहा है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एज डोमेस्टिक फ्यूल्स, है ना, हैज़ रिजल्टेड इन लार्ज स्केल एयर पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा लोग जो है गाड़ी पे डिपेंडेंट हैं, और बहुत ज़्यादा लोग अपने डोमेस्टिक काम के लिए, डेली लाइफ के लिए क्या है, ये फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। इस तरह के पेट्रोल, डीजल, है ना, सीएनजी जैसे चीज़ों पर क्या है, लोग डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डे बाय डे हमारा बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। कह रहा है कि लेट अस डू आवर बिट ऑफ कंजर्व टू फॉसिल फ्यूल बाय वॉकिंग साइकिलिंग टू नियर बाय प्लेस। आप थोड़ा सा फॉसिल फ्यूल को बचाने के लिए ये कर सकते हो कि थोड़ा बहुत के डिस्टेंस के लिए घुई घुई गाड़ी ना चलाओ, साइकिल वाइकल चलाओ, सेहत भी ठीक रहेगी और फॉसिल फ्यूल भी बचेगा। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और सब लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, एक बस हो जिसमें 10 लोग एक साथ, 20 लोग, 50 लोग एक साथ जा सकते हो, ना कि सब 50 गाड़ी लेके जाएंगे तो 50 धुआं निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब सिस्टम अच्छा हो ट्रांसपोर्टेशन का, सरकार रोड अच्छा बना दे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, सेफ़ हो, है ना, ईजी हो, तब ऐसा हो पाएगा। जैसे मेट्रो है एक एग्जाम्पल। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में, सपोज़ करिए ये आई थिंक ये कंट्री है सिंगापुर, है ना, सिंगापुर में जो है लोग प्राइवेट शायद कार नहीं खरीद सकता, ऐसा कुछ मैंने सुना था। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, उससे भी क्या होता है, फॉसिल फ्यूल बचता है ना, और हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है। अब यहाँ पर कह रहा है नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड
नॉन रिन्यूएबल, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसमें से कुछ रिन्यूएबल है जो दोबारा से क्या हो जाते हैं, भरपाई हो जाता है खर्चा होने पर, लेकिन कुछ है वो नॉन रिन्यूएबल है, उसको आप दोबारा से जो खर्चा हो गया, जैसे पेट्रोल वेट्रोल। नेचर्स ट्रेजर फुलफिल आवर नीड्स, ठीक है, इनके जो नेचर ट्रेजर्स हैं हमें जो मिलता है वो हमारे नीड्स को फुलफिल करते हैं। दे आर एसेंशियल रिसोर्सेज टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, वो ज़रूरी है ताकि इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जीवन रहे, है ना। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, वाटर फ्रॉम द रिवर्स एंड फूड फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। वाटर फ्रॉम द रिवर्स एंड फूड फ्रॉम एंड एनिमल्स, मतलब फूड, एनिमल और प्लांट दोनों से। दीज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज यानी जैसे कि सनलाइट यानी लाइट, हीट, है ना, वाटर, फूड, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्जांपल्स हो गए वो सब, और डेफिनेशन ये हो गया। द रिसोर्सेज विच गेट्स फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जांपल वाटर, एयर, हीट, लाइट, etc. We also use natural resources to make many useful things for our convenience. और हम लोग बहुत सारे अपने सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं, बाईसाइकिल्स, etc. ये सब जो हमने बनाया है, क्या साइकिल बनाएंगे किससे, लोहा से बनाएंगे, लोहा कहाँ से आएगा, नेचर से तो मिला है कि नहीं। तो हम फर्नीचर्स बनाएंगे कहाँ से, लकड़ी से बनाएंगे, लकड़ी कहाँ से मिला, प्लांट से तो मिला है। यानी हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। कह रहा मेक्स आवर लिव्स कंफर्टेबल, ऑल सच रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब देखो ये सब रिसोर्सेज, ये वाला सब कौन सब, ये जो अभी एग्जांपल आपने देखा, ये सब रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट करा है ना। तो कह रहा है ये जो रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन ने क्रिएट करा है उसको हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पर था नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर आ गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इसका एग्जांपल ऊपर आ गया, इस नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल ऊपर आ गया। मैंने डेफिनेशन एग्जांपल पे अंडरलाइन कर दिया है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं और इसको आप नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं और इसको आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए, यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, एनर्जी फ्रॉम द सन, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स। हमने ऊपर इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, हमने एयर के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, एनर्जी सन के बारे में पढ़ा, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, सॉइल और रॉक्स के बारे में पढ़ा और मिनरल्स के बारे में ऊपर हमने पढ़ा, और फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा। सम ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज, अब देखो इनमें से कुछ जो है वो क्या है, गेट रिप्लेनिश्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनमें से कुछ रिसोर्सेज यानी यही वाटर, एयर, सनलाइट में से कुछ चीज़ें हैं जो टाइम के साथ फिर अपने पुराने जगह पे पहुंच जाती हैं, मतलब ये खत्म नहीं होता, ठीक है। कह रहा इफ़ यू रिमेंबर अज्जी टोल्ड भूमि एंड सूर्य दैट दे कुड कलेक्ट ओनली दोज, है ना, नेल्लिकाय दैट हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड। आपको याद होगा अज्जी जो है, दादी जो है, बोली थी कि सिर्फ नीचे गिरा हुआ आंवला ही खाना। अब इसके बारे में देखो क्या कह रहा है कि जो बाकी बचेगा वो किसके लिए होगा, एनिमल्स के लिए होगा, बर्ड्स के लिए होगा, वो फल फूल जो जंगल में है। दिस सीड फ्रॉम द ड्रॉपिंग्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स वुड इनेबल न्यू ट्रीज टू ग्रो, है ना, थ्रू इट वुड टेक सम ईयर्स बिफोर वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम दिस न्यू ट्रीज। कह रहा है कि अब ये जो जानवर हैं ये वो फल खाएंगे, उसका जो बीज होगा उससे नया फल, उससे नया पौधा उगेगा और फिर उससे फिर फल होंगे। वो अलग बात है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इस तरह के बीज से फल होने में, बट होगा। 10 रिसोर्सेज विच गेट्स रिन्यूड, जो फिर बराबर हो जाता है, मिल जाता है, रिप्लेनिश्ड और रिस्टोर्ड विथ इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रिसोर्सेज, है ना, जो रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं या रिस्टोर हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद, उसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये सब कुछ टाइम के बाद इसको आप यूज़ भी कर लो तो फिर रिन्यू हो जाते हैं, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के फॉर्म में आते हैं, ठीक है, कैटेगरी में आते हैं। तो आप रिन्यूएबल रिसोर्स का डेफिनेशन यहाँ से याद कर सकते हो और उसका एग्जाम्पल है। और कह रहा है कि सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचर रिन्यूज देम। अच्छा फिर क्या कह रहा है, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये एग्जाम्पल्स की बात कर रहा है। नेचर रिन्यूज देम, है ना, इसको दोबारा से नेचर रिन्यू कर लेता है, मतलब फिर से पुरानी जगह पहुंच जाता है। वी शुड यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशली, और ये हम लोग को सही रेशनल रूप से यूज़ करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो जो फॉसिल फ्यूल्स है, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, बनने के लिए लाखों साल लगते हैं। दे आर फाउंड इन द लिमिटेड क्वांटिटीज एंड वंस यूज्ड दे गेट एग्जॉस्टेड। एक बार यूज़ हो जाएगा तो खर्च, जो पेट्रोल आपने टंकी में डाल लिया, गाड़ी चला लिया, वो पेट्रोल अब फिर दोबारा रिन्यू हो सकता नहीं, खर्चा हो गया, हमने उसको जितना निकाल लिया था खान से वो उतना ख़त्म हो गया,
ठीक है, हम कहाँ से निकालेंगे? मिट्टी ज़मीन के नीचे से निकालेंगे। मान लो ज़मीन के नीचे एक बड़ा सा टंकी है, उसमें पेट्रोल है, उसमें से हम निकाल के हम यूज़ कर ले रहे हैं टंकी में, अपने गाड़ी के टंकी में, ख़त्म हो रहा है। अब वो दोबारा से उसमें भर नहीं जाएगा, ठीक है, समंदर से आके नहीं भर जाएगा, तो वो ख़त्म हो जाता है भैया। यहाँ पर वही कह रहा है कि वो एक बार ख़त्म हो गया। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड और रिप्लेनिश्ड विथ इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दस रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो जो है दोबारा से ऐसे कुछ टाइम के बाद रिसोर्सेज जो होते हैं दोबारा से वो फिर नहीं हो जाएंगे, तो उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज आर मिनरल्स, सॉइल्स, रॉक्स, कोल, पेट्रोलियम, है ना, नेचुरल गैस। ये सब एग्जाम्पल हो गए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, ठीक है। कौन सा? मिनरल्स, है ना, सॉइल, रॉक्स, कोल, पेट्रोलियम, etc। अब रिसोर्सेज वी यूज़, अब यहाँ पर एक और टॉपिक आ गया कि हम लोग जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं इसके बारे में। इट इज़ टाइम फॉर भूमि एंड सूर्य टू गेट बैक टू होम आफ्टर वंडरफुल हॉलीडे, है ना। अब छुट्टी इनकी खत्म हो रही है, दोनों भाई बहन अब घर लौट रहे हैं दादी के घर से। उनकी अम्मा आई हैं, मदर, है ना, उन लोगों को पिकअप करने के लिए। भूमि एंड सूर्य शोज हर टू वेजिटेबल्स प्लांट दैट हैव स्टोर्ड, है ना, स्टार्टेड टू ग्रो इन द गार्डन। अब वो जो लगाए थे वेजिटेबल्स वो बड़ा भी होने लगा है ना। और कह रहा है कि एंड ड्राइड चिलीज गिवन टू अजी टू टेक होम, और थोड़ा मिर्ची जो देने की बात कर रही थी वो भी उसको दे देते हैं दादी। दे नोटिस चेंज इन द कलर ऑफ स्काईलाइन। अब वो घर की तरफ जाते हैं, जब वो घर जाते हैं तो क्या देखते हैं, कि आसमान का रंग तक अलग है। कह रहा एंड द स्मेल ऑफ द एयर वंस दे रीच द सिटी, और देखते हैं कि जब वो शहर पहुंचते हैं तो स्मेल काफ़ी अलग है। जो गांव में उन लोगों को फ्रेश एयर मिल रहा था, शहर में नहीं मिल रहा है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, बहुत कम ट्री हैं शहर में, जबकि गांव में ट्री ही ट्री था। द एयर डज नॉट स्मेल एज गुड एज द एयर एट अजीज प्लेस, है ना। दादी के गांव में जैसा एयर था वैसा एयर नहीं मिल रहा है। दे कैन स्मेल स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, है ना, जो धुआं निकल रहा है गाड़ियों से वो नाक में आ रहा है। द एयर इज़ पॉल्यूटेड, अम्मा सेज यस, है ना। वो लोग बात करते हैं कि हवा यहाँ का कितना गंदा है, तो उसकी अम्मी कहती है यस। व्हेन वी यूज़ फॉसिल फ्यूल्स इन आवर व्हीकल्स स्मोक इज़ जनरेटेड, जब हम लोग फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, डीजल, CNG का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या निकलता है? धुआं निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, नाउ देयर आर व्हीकल, है ना, कॉज लेस पोल्यूशन। आजकल कुछ ऐसे व्हीकल्स आ गए हैं जिसमें पोल्यूशन क्या होता है? कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट डज नॉट रिलीज एनी स्मोक, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल में बताया भी था इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, उसमें कोई स्मोक नहीं निकलता है, जैसे कि ई रिक्शा वगैरह हो गया। सो पीपल आर मेकिंग एन एफर्ट टू क्रिएट अल्टरनेटिव्स। अब लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि उसके अल्टरनेट इस्तेमाल किया जाए, है ना, वो पेट्रोल डीजल वाले पे डिपेंडेंसी कम किया जाए, है ना। तो कह रहा है कैन यू लिस्ट सम अल्टरनेटिव ऑफ रिड्यूसिंग पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। यस, हम कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि मैंने सुना भी है कुछ ऐसे बसेस बनाए जाते हैं जिसमें सोलर पैनल का इस्तेमाल होता है ना, तो अच्छा है, उससे भी क्या होगा, हमारा धुआं वहाँ नहीं निकलेगा। आइए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी यूज़ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज इन आवर एवरीडे लाइफ, लेट अस आइडेंटिफाई सम रिसोर्सेज दैट वी यूज़ बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। हम लोग बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, किस काम के लिए उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी के टॉय के लिए हम लोग मिट्टी यानी सॉइल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। फायरवुड जो हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल के लिए हम लोग ट्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं। काइट्स बनाने के लिए भी हम लोग प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, और पेपर का इस्तेमाल करते हैं जो कि कहीं ना कहीं प्लांट का ही पार्ट है। उसके अलावा ब्रेकफास्ट, नाश्ता वास्ता बनाने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नाश्ता वास्ता बनाने के हम लोग फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, है ना, और ग्रेन्स का यूज़ करते हैं। वो सब भी कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज यू लिस्ट, कंपेयर योर लिस्ट विथ योर फ्रेंड्स। और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ कंपेयर कीजिए कि उन लोगों ने क्या बनाया है। यू एंड योर फ्रेंड्स हैव लिस्टेड मेनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी यूज़ एवरी डे। हम लोग डेली लाइफ में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, है ना, जैसा कि आपने अभी लिस्ट किया था, और ये सच है, कौन इनकार कर सकता है कि नहीं है। These resources are air, water, soil, and food from plants and animals. We get those resources from natural and also make things using them for our consumption. हम लोग जो है ये नेचर से लेते हैं रिसोर्सेज, और हम लोग अपने कंजप्शन के लिए चीज़ें जो है बनाते हैं। Therefore we must conserve our natural resources and use them responsibly. इसीलिए हम लोगों को ये जो हम लोगों को मिल रहा है नेचर से, इसको हम लोग को सही से यूज़ करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली इसका यूज़ करना चाहिए, ताकि ये कंटिन्यू हो सके। दस वे वी कैन कंटिन्यू टू फुलफिल आवर प्रेजेंट नीड्स वाइल आल्सो सेविंग फॉर द फ्यूचर। अभी हम अपनी ज़रूरत भी पूरी कर सकें और फ्यूचर के लिए भी हम बचा सकें, विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को हम नुकसान भी कम से कम पहुँचाएं या ना पहुँचाएं। अब यहाँ पर एक महात्मा गांधी का कोटेशन है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, क्या अर्थ प्रोवाइड्स इनफ
है ना, टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड, है ना। अर्थ के पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, वो सब के नीड को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सबके लालच को पूरा नहीं कर सकते। अगर आप लालची होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारा अर्थ फुलफिल नहीं कर पाएगा और स्कार्सिटी होगी। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज होता है ख़त्म। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। विदाउट एनी डिले जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर लो भैया, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? खत्म हो गया तो एक्सरसाइज देखते हैं विदाउट एनी डिले। हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है जहाँ पर मैच करना है। ये उल्टा पुल्टा कर रखा है, इसको आप मिला देना। ये रॉक हो जाएगा भाई, रॉक कहाँ है? यहाँ पे है। ये फॉरेस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? विंड हो जाएगा, और इधर वाटर हो जाएगा। मिला देना भाई। यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स करना है, ठीक भी करना है अगर गलत है तो। ले पहला वाला, नेचर हैज़ ऑल द रिसोर्सेज दैट मीट ह्यूमन्स नीड। हाँ है सभी रिसोर्सेज। मैं क्या है ना, सही है, ट्रू है। मशीन्स आर रिसोर्सेज फाउंड इन नेचर, नो फॉल्स है। लिख दो कि नोट फाउंड इन नेचर कर देना, मैन मेड कर देना। इसमें क्या था? मशीन्स आर रिसोर्सेज दैट मेड बाय मैन कर देना, दैट आर मैन मेड, ऐसे भी लिख सकते हो। नेचुरल गैस इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस हाँ नॉन रिन्यूएबल है, ये ट्रू है। उसके अलावा एयर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यस ये भी ट्रू है। एयर जो है रिन्यूएबल है, एयर को यूज़ करोगे दोबारा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला देखो, अ फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन द टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर और बाइक, उसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है। स्कूटर बाइक में क्या इस्तेमाल होता है? पेट्रोल। एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें कोल तो रिन्यूएबल नहीं है, वाटर रिन्यूएबल है, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम रिन्यूएबल नहीं है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, तो भाई ये वाला क्या हो जाएगा? नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल और ये नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। Why do we say that petroleum is non-renewable resources? Because petroleums are found in, है ना, under the earth, okay, under the sea, and it takes millions of years to form, okay, from the natural things like microorganism or plants, but suddenly it will not occur. So to form these things, it naturally made, and it took millions of years to made. So we can say that it will not be renewed in few days, in a short period of time, so it is a non renewable resources, ठीक है। अगला है, it is difficult to, है ना, regrow forest, justify this statement। yeah, it is difficult because in few days we can't grow a forest. To grow a forest there should be a good environment, means suitable environment for the plants, and plants takes also a long period of time. Suppose that it takes 10 to 20 years at least to be a tree, okay, so it is not easy. yeah, it could be, it is possible that we can make forest, but it is not easy to make forest। कह रहा है कि make a list of 5 daily activities in which you can use natural resources, suggest ways by which you can reduce their, या बहुत सारे activities है, like we make food by LPG, we drive bike with petrol, we use school van for diesel, okay, and also we use kerosene in lamp, also we use solar panel for electricity। चलो मैंने 5 कर दिया। Make a list of 5 daily activities in which you use, ये हो गया। List 4 activities that are possible due to presence of air। Presence of air, we can fly kite, पतंग उड़ा सकते हैं। It helps to winnowing to separate husk from the grain, 2 हो गया। It helps in water, it help in water cycle also, 3 हो गया। एयर का, it we use to breathe, 4 हो गया। है 5वां याद नहीं आ रहा, हवा का योजना मिल रहा हमें। या it helps to extinguish fire, सर extinguish तो नहीं, it helps to burn something। हाँ, आग जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एयर का यूज़ करते हैं। चलो 5 हमने गिना दिया भाई, आगे बढ़ते हैं। चार ही था, चलो भाई 4 ही करा, हमने जो भी करा। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इनहेंसिंग द ग्रीन कवर ऑफ योर लोकेलिटी? भाई वी विल जस्ट प्लांट द ट्री नियर बाय आवर लोकल एरिया इफ देयर इज एनी स्पेस, ओके, अवेलेबल। Also we can use creepers for our छप्पर,
सो इट विल आल्सो हेल्प टू रिकवर द ग्रीनरी जो भी है। इन द गिवन इलस्ट्रेशन वी सी दैट द फूड इज बीइंग कुक्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यही चीज़ मैं बताने वाला था। इसमें क्या होता है, देखो ये बड़ा सा जो पैनल देख रहे हो ना, ये चमकीला होता है ना, और इसमें सनलाइट आ रहा है अभी बहुत सारा, और ये सनलाइट मतलब ये कनकेव होने की वजह से ये सनलाइट एक जगह जमा होकर यहाँ पर पड़ेगा। ये सारा सनलाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ये सारा सनलाइट यहीं पे पड़ेगा। तो बहुत बड़े एरिया का सनलाइट को एक जगह जब कंसंट्रेट कर दिया गया, यानी कन्वर्ज कर दिया गया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होगा, और इस हीट को जैसे लेंस से होता है, और इस हीट का यूज़ करके खाना पकाया जा सकता है, पानी वानी गर्म किया जा सकता है। तो सोलर कुकर का यूज़ ऐसे किया जाता है, या सोलर हीटर वगैरह का यूज़ ऐसे किया जाता है। ठीक है, अब हमारे एरिया मैंने तो कभी नहीं देखा पर्सनली, बट क्या पता कहीं होता होगा, ज़रूर होता ही है। गाँव में कहीं पर शायद बहुत गर्म इलाके में ऐसा करते होंगे लोग। व्हाट टाइप्स ऑफ एनर्जी बाइंग यूज्ड फॉर कुकिंग? सनलाइट एनर्जी या सन एनर्जी आप कह दो, हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। नेम वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। सबसे पहली बात तो बेनिफिट की अगर बात करें तो दिस इज़ रिन्यूएबल सोर्सेज, सबसे पहले बात तो ये है। इसके बाद इसमें धुआं नहीं निकलता है, दूसरी फ़ायदा यह है। और अगर इसके हम नुकसान की बात करें, ड्रॉबैक की बात करें, सो इट कुड नॉट वर्क ऑन क्लाउडी डेज और इन नाइट टाइम, रात को काम नहीं करेगा, या जब बादल लगा रहेगा तब काम नहीं करेगा। कह रहा है कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल, व्हाई डू यू थिंक सो? हाँ, बहुत बड़े एरिया में अगर आप एक ही बार में ट्रीज कट कर लोगे, सो इट विल नॉट गेट, द सॉइल विल नॉट गेट द इनफ फर्टिलिटी, बिकॉज trees and leaves that dried up and that decay on the soil helps to be fertile the soil. Okay, and also if there will be no trees, so it will dry easily. So when the soil dry, with the help of air, when it will be just dry soil, it can also move away by the air, so quality will definitely decrease. एक्सप्लेन टू वेज इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट द एयर, है ना। प्रपोज वन एक्शन विच कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। टू वेज इन विच ह्यूमन एक्टिविटी पोल्यूट द एयर। भाई वी आर यूजिंग मोटर व्हीकल्स, वी आर यूजिंग अ फैक्ट्री, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आर देयर विच आर प्रोड्यूसिंग सो मच कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेज। अब कह रहा है कि हम लोग कैसे इसका एक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो वहाँ दिया था वी कैन यूज़ साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, वी कैन बाय वॉक ऑल्सो वी कैन गो। उसके अलावा यह है कि एटलीस्ट देयर शुड बी रूल रेगुलेशन, है ना, फॉर द इंडस्ट्रीज, दैट इन आवर इंडिया इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, like industries, too much industries are there and there is not a very strict rule regulation for the industries, so there should be strict rule regulation to make new industry. कह रहा है कि a family uses solar panel to get generate electricity, a gas stove to cook food and windmill for, है ना, pumping water from the well. What would happen if there will be no sunlight? देखो sunlight एक हफ्ते के लिए नहीं रहेगा, for a week कह रहा है। So first of all, their solar panel will not work because there will be no light, and windmill also will not work properly because wind means blowing of air, it depends upon the heat or the temperature. So sun also helps to blow air. So if there will be no sun, of course it will be difficult to run windmill also. And gas stove to cook food, yeah, they can use gas stove to cook food because there is kerosene used in in gas stove. Sorry, no, kerosene not, gas is used in gas stove, so it could be taken from inside the earth, digging the earth, so it could be used. Fill up the blanks using the following terms. देखो भाई हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ पर उसको भी लेना पड़ेगा, तब ना वहाँ से भरोगे। देखो ये नेचुरल है, रिन्यूएबल है, तो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। अब
रिन्यूएबल क्या क्या हो सकता है? तो फॉरेस्ट हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। फॉरेस्ट, एयर और वाटर, है कि नहीं है? अब नॉन रिन्यूएबल जो है उसमें यहाँ पर क्या आ रहा है? पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम डाल दो। अब पेट्रोलियम में नेचुरल गैस भी आता है, पेट्रोलियम में कोल भी अरे अरे नहीं, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ। अच्छा, इसमें फॉसिल फ्यूल डाल दो। इसमें क्या डाल दो? यहाँ पे फॉसिल फ्यूल क्या डाल दो? अरे कितना मिस्टेक होगा, इसमें डाल दो फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल में नेचुरल गैस भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, और क्या बच गया? कोल भी आता है। ले, अब कंप्लीट हो गया। फॉसिल फ्यूल हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल में, और फिर उसके फॉसिल फ्यूल में है ना पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल आता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा सेकंड लास्ट। देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ट्रीज टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउसिंग, देयरफॉर ट्रीज, है ना, ट्रीज आर being felled. It is justified. Is it justified? Discuss and prepare a brief report. No, it is not justified, because we know that as population increasing, we need more fresh airs. We need more airs and oxygen to get fresh airs. And also, we are just taking out a lot of carbon dioxide from our daily activities. So there is forest and there is plants that takes carbon dioxide from the environment to make the air fresh. So if there will be less forest, so it will be difficult for us, like our environment will be polluted. So we can say that this is not justifying. We should not cut the tree too much. Yeah, a few number of trees could be cut sometime. Propose a plan to use less water in your school. What steps would you take to make this plan happen, and how would it help the environment? अपने स्कूल में हम बच्चों को अवेयर करेंगे. We will aware our students that they have to use tap carefully, and they should not just break the pipes and taps sometime when they are using washroom, they are going to washroom, because usually students do so. है ना? बस हो गया भाई, थक गया यार, पूरा चैप्टर ख़त्म करा दिया तुम्हारा है, खड़े खड़े लाइक करे कि नहीं करे? मैं क्यों भीख मांग रहा हूँ? चलो भाई, यहाँ तो एक बार फिर आप सबका वेलकम है प्रोटीन्स, हमारा चैप्टर 11 क्लास 6 का नेचर्स ट्रेजर्स। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक था वो था एयर का, जिसमें हमने पढ़ा कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स द अर्थ एंड इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स, है कि नहीं है? कंपोजिशन क्या था? नाइट्रोजन 78%, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए है। ऑक्सीजन 21%, हम लोग रिस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, रिस्पिरेशन का प्रोसेस हमने पीछे पढ़ा हुआ है। अदर गैसेज भी 1% है, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह, वाटर वेपर वगैरह शामिल है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एयर दिखा है 3 ठो, कि ऑक्सीजन जो होता है वो रिस्पिरेशन के लिए एसेंशियल होता है। प्लांट्स जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करता है कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स। एयर जो होता है, एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न्स, हमारे अर्थ में जो हम लोगों को वेदर अलग अलग देखने को मिलता है उसमें भी एयर प्रेशर का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके अलावा विंड एनर्जी जो होता है वो यूज़ होता है जनरेटिंग पावर के लिए, विंड एनर्जी का विंड मिल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए इस्तेमाल होता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। वाटर की अगर हम बात करें तो ये सोर्स ऑफ वाटर है 4 ठो, ओशियन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर हमने पढ़ा। लेकिन ओशियन और सीज में क्या है? सालिन वाटर है, साल्ट वाटर है, जबकि हमारे पास फ्रेश वाटर इसमें है। ग्राउंड वाटर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे? वेल वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह से। रेन वाटर जो होता है ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। वाटर के यूज़ दिखाया कि ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर इसको बोलते हैं। इंडस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टेशन और रिक्रिएशन के लिए भी इस्तेमाल होता है वाटर का। देखिए मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन कैसे बचा सकते हैं, तो वाटर हार्वेस्टिंग का जो मेथड है, छत से पानी को कलेक्ट करना। उसके अलावा है कि पानी को हम वाइजली इस्तेमाल करें, बर्बाद ना करें। उसके अलावा है क्या कि लीक्स वगैरह कहीं पर है तो उसको प्रिवेंट करें, रोकें। रिसाइकलिंग अगर कर सकते हैं तो रिसाइकलिंग करिए, अगर आप पॉसिबल हो तो ये सबसे बढ़िया है कि नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर दिया हमारे पास सन, हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन कैसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है? व्हाट इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। प्लांट्स जो होते हैं इससे फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और इट्स रेगुलेट्स द अर्थ क्लाइमेट, और हमारे मौसम में भी ये इफेक्ट डालता है। यूज़ हम लोग कैसे करते हैं? सोलर कुकर्स, सोलर एनर्जी का यूज़ सोलर कुकर्स में किया जा सकता है। अभी हमने देखा लास्ट में एक्सरसाइज में। सोलर वाटर हीटर्स भी होता है, वैसे ही पानी भी गर्म किया जाता है। और सोलर पैनल्स जो होते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट वगैरह में होता है। ठीक है,
अगला हमारे पास फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होता है क्या है, ये डेंस एरिया होता है जिसमें ट्रीज प्लांट्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, जिसको बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, हमने इसका डेफिनेशन किताब में अलग देखा था, वो भी है। इंपॉर्टेंस दिया हुआ फॉरेस्ट का क्या, कि ये प्रोड्यूस ऑक्सीजन, मतलब फॉरेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा ये प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी कटाई से रोकते हैं, और मेंटेन वाटर साइकिल, और पानी वाटर साइकिल भी जो है मेंटेन करते हैं इवेपोरेशन की मदद से। और ये शेल्टर और फूड देते हैं एनिमल्स को, और सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट भी हमारे लिए हेल्प करते हैं, मेडिसिनल प्लांट भी इसमें से मिलता है। उसके अलावा हम लोग कैसे इसको बचा सकते हैं, हम लोग को और प्लांट करना चाहिए ट्रीज़ को, इसको एफोरेस्टेशन कहते हैं, और जंगल काटने को डिफोरेस्टेशन कहते हैं। प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग, है ना, अगर ज़बरदस्ती भाई इलीगल तरीके से पेड़ नहीं काटना है। उसके अलावा है डिक्लेयर फॉरेस्ट एज अ प्रोटेक्टेड एरिया, जो फॉरेस्ट है सरकार को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करना चाहिए कि वहाँ पर जाकर कोई भी बदमाशी करके जंगल को ख़त्म ना करे। उसके अलावा सॉइल, रॉक्स और मिनरल्स के बारे में लिखा है कि सॉइल क्या है, आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल कैसे बना, रॉक्स डिकम्पोज होकर के और ऑर्गेनिक मैटर उसमें मिल करके, ठीक है। सॉइल ब्रेक डाउन होकर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होकर के। इसके टाइप्स दिया हुआ है सॉइल का, 4 टाइप। सैंडी सॉइल, जिसमें वाटर रिटेंशन यानी नहीं होता है, इसमें पानी नहीं रह सकता है, यानी खेती के लिए अच्छा नहीं है। लूमी सॉइल, मोस्ट फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्लैक सॉइल जो होता है ना, कॉटन फार्मिंग, कॉटन की खेती के लिए अच्छा होता है। रेड सॉइल जो होता है उसमें आयरन एल्यूमिनियम अच्छा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि आयरन है ना, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आयरन का यूज़ होता है। कॉपर का यूज़ इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ये एक तरह का क्या है, या ओर है। मार्बल जो होता है, बेसिकली यहाँ पे भी कुछ ओर्स का फोटो दिया है, ऊपर क्लास में आप ओर्स के बारे में पढ़ोगे। मार्बल जो होता है ये भी एक तरह का क्या मिनरल है, जिसमें हम लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। मार्बल घरों पे भी हम लोग लगाते हैं। आगे देखिए, फॉसिल फ्यूल के बारे में दिया है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, दीज आर एनर्जी सोर्सेज फॉर्म फ्रॉम द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। भाई मिलियंस ऑफ ईयर लगा करके जो है डिकम्पोज होकर के ऑर्गेनिक मैटर क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल बनता है। और इसका टाइप दिया है 4, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस, मेनली यही है। यूज्ड इन पावर प्लांट्स, यूज्ड इन व्हीकल, यूज्ड इन हेवी मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट, यूज्ड इन कुकिंग एंड इंडस्ट्री। देखिए, वैसे नेचुरल गैस का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के लिए भी इस्तेमाल होता है। हार्मफुल इफेक्ट इसका क्या है, एयर पोल्यूशन होता है अगर हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ह्यूमन का जीना मुश्किल हो जाएगा। दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये दोबारा फिर हम लोग बना नहीं सकते हैं, तो ख़त्म हो गया तो खर्चा हो जाएगा भैया, बाद में बहुत दिक्कत होगी। उसके अलावा है अल्टरनेट सोर्स में हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोफ्यूल्स मतलब जैसे गोबर गैस टाइप का चीज़ है, ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल के जगह पे, और अपने नेचर को बचा सकते हैं। अगली चीज़ है सर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल क्या होता है, रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, अपने आप जो है दोबारा अपनी जगह पे पहुंच जाता है। सच एज एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट, एग्जाम्पल हो गए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। नॉन रिन्यूएबल का क्या होता है कि रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, एग्जाम्पल में वंस यूज्ड, सच एज जैसे कोल हो गया, अच्छा एल छुटा हुआ, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स वगैरह हो गया, है कि नहीं है। आगे देखिए, इसके बाद हमारे पास है कंक्लूजन कि हमने इसमें यही सब पढ़ा भाई। वी शुड यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली, हम लोग को वाइजली यूज़ करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हम लोग को पोल्यूशन रोकना चाहिए, चाहे वाटर हो, एयर हो, कुछ भी हो, पोल्यूशन रोकना चाहिए। उसके अलावा हम लोग को रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अडॉप्ट करना चाहिए। उसके अलावा हम लोग को और प्लांट ट्री करना चाहिए, है ना, ताकि हम लोग फ्यूचर के लिए भी चीज़ें बचा सकें। महात्मा गांधी का कथन आपने सुना ही है कि अर्थ हमें वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है, इसके पास उतना रिसोर्सेज है जिससे हम लोग सब का नीड पूरा हो जाए, लेकिन ग्रीड यानी हमारे लालच जो है पूरा करने के बराबर अर्थ के पास रिसोर्सेज नहीं है। इस तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और हैव अ ग्रेट डे।